तो शुरू करते हैं आज की कक्षा MHD 6 की इकाई 29 से जो है आज की अंतिम कक्षा है। तो हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास कैसा था। जो पुरानी हिंदी के नाम से हम जानते हैं, हिंदी, हिंदुई से लेकर हिंदी की विभिन्न बोलियों तक का जो सफर है उसको आज तो प्रारंभिक हिंदी कौन सी है, उसमें कौन सी विशेषताएं हैं, ये बड़ा जटिल प्रश्न है। और किस रचना को हिंदी की पहली रचना माना जाए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, राहुल संकृतन आदि विद्वान तो को भी साहित्य कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में पृथक नाम की कोई आवश्यकता ही नहीं। धीरेन्द्र वर्मा ने मध्य प्रदेश को वर्तमान हिंदी प्रदेश की संज्ञा देते हैं, जिसका देश के इतिहास में असाधारण महत्व मानते हैं। मध्य प्रदेश के 13 जनपद स्वीकार कर वहां बोले जाने वाली प्रधान बोलियों का सामूहिक रूप हिंदी मानते हैं। उसके अनुसार सिद्धों और नाथों की रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित है। दक्षिण मध्य प्रदेश और गुजरात में जैन कवियों की प्राकृत और अपभ्रंश रचनाओं में भाषा का कूट दिखाई देने लगा। बाद में हिंदी की 3 कृतियां जो विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और आल्हाखंड, विशलदेव रासो जो है नाहल कवि के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा, आल्हाखंड जो है जगनिक के द्वारा लिखी गई। तो इसको माना जाता है प्राचीनतम रूप में कदापि इसी काल में प्रारंभ हो गया था, किंतु मौखिक परंपरा से अनेक शताब्दियों तक चलते रहने के कारण इन तीनों में बहुत परिवर्तन हुए। तो भाषा के प्राचीनतम हिंदी रूप को लिया जा सकता है। सिद्धों की वाणियां, जैन कवि पुष्पदंत स्वयंभू द्वारा रचित पौमचरित इत्यादि कई जो है रचनाएं हैं। तो पुरानी हिंदी जो है गुलेरी जी का एक शोधपूरक आलेख है, उसकी हम चर्चा करते हैं। उसमें पुरानी हिंदी क्या बताए, उसको जब 1948 में नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथागार में प्रकाशित किया गया, तो पुस्तक के आकार में, तो तत्कालीन मंत्री, साहित्य मंत्री आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने अपने वक्तव्य में लिखा, विचार था कि इसमें उद्धृत अपभ्रंश या अवहट्ट के उद्धरणों की वैज्ञानिक टीका टिप्पणी कराकर जोड़ दी जाए। और यह कार्य आज तक निकले पुरानी हिंदी के किसी भी संस्करण के लिए नहीं हो पाया। तो हम देखते हैं कि गुलेरी जी ने शब्दानुशासन का उदाहरण दिया, और इस दिशा में तो महत्वपूर्ण कृतियों का उद्घाटन हुआ है जिनको पुरानी हिंदी में सम्मिलित किया जा सकता है। प्राकृत पेंगलम और राउलवेल। प्राकृत पेंगलम में पुरानी हिंदी के भरपूर उदाहरण हैं। डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव ने स्वीकार किया है कि इस पुरानी हिंदी के अध्ययन में प्राकृत पेंगलम का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, और इस ग्रंथ के अध्ययन में पुरानी हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में प्राकृत पेंगलम का योग पर डॉक्टर भोलानाथ शंकर व्यास को भी डिलीट की उपाधि प्राप्त हुई है। आगे चलकर इस ग्रंथ पर जो है चर्चा भी की जाएगी। तो राहुल वेल पर भी डॉक्टर भयाणी, माता प्रसाद गुप्त, कैलाश चंद्र भाटिया ने शोधपरक कार्य किए हैं। तो प्राकृत पेंगलम क्या है? पेंगलम ये छंद शास्त्र का ग्रंथ है। छंदों के उदाहरण स्वरूप जो पद्य इसमें संकलित है, वे किसी एक काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इस ग्रंथ में संकलित छंदों के उदाहरण को 9वीं से 14वीं शताब्दी तक की रचनाएं मानते हैं। राजशेखर की कर्पूर मंजरी के उदाहरण से लेकर 14वीं शताब्दी तक की रचनाएं इसमें हैं। डॉक्टर नामवर सिंह से व्यवहारिक रूप से ये निष्कर्ष निकाला है कि प्राकृत पेंगलम हेमचंद्र के दोहों और नव्य भाषाओं के प्राचीनतम रूप के बीच की कड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह की भाषा 10वीं और 12वीं सदी की भाषा का आदर्श रूप मानी जा सकती है। प्राकृत पेंगलम के उदाहरण के में जो सभी क्षेत्र के भाषा में है, जैसे पश्चिमी हिंदी में भी देखा गया है और पूर्वी हिंदी में भी देखा गया है। तो
छठे दशक तक अंत में लगभग एक साथ 3 व्यक्तियों ने, डॉक्टर अम्बा प्रसाद सुमन, कैलाश चंद्र भाटिया और विश्वनाथ तिवारी ने प्राकृत पेंगलम की शब्दावली को वर्तमान वज्रलोक शब्दावली, प्राकृत पेंगलम और खड़ी बोली तथा प्राकृत पेंगलम और अवधि पर लिखा है, जो 3 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। तो प्राकृत पेंगलम की भाषा ध्वनि टिप्पणी पर शिव प्रसाद सिंह निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि प्राकृत पेंगलम की भाषा में ध्वनि और रूप दोनों ही दृष्टियों से प्राचीन ब्रज के प्रयोगों का बाहुल्य है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो ये भाषा ब्रज के और निकट दिखाई पड़ती है। निर्व्यक्तिक प्रयोग, वर्तमान कृदंतों का सामान्य वर्तमान में प्रयोग, सर्वनामों के अत्यंत विकसित रूप इसे ब्रज भाषा का पूर्व रूप से दिखा। तो ऐसा नहीं कि खड़ी बोली के रूप में नहीं मिलते। ब्रज भाषा के साधारण पुल्लिंग संज्ञा शब्द तक विशेषण ओकारांत और कहीं कहीं ओकारांत होते हैं, जबकि खड़ी बोली में प्रवृत्ति आकारांत है। दोनों इस रूप के ग्रंथ में जो है विद्यमान है। रोड़ाकृत जो है राउलवेल की चर्चा हम करते हैं। रोड कवि जो है उन्होंने राउलवेल की रचना की। तो राउलवेल 11वीं सदी का शिलांकित एक भाषा काव्य है, जिसके रचयिता जो है रोड़ा है। इस ग्रंथ के पाठ पर डॉक्टर हरिवल्लभ चुन्नीलाल भयाणी तथा माता प्रसाद गुप्त ने काम किया। डॉक्टर भाटिया की इसी शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित है, जिसको विस्तृत अध्ययन के लिए लिया जा सकता है। ये छोटी सी कृति में किसी सामंत ने राजभवन रावल यानी कि रमणियों का वर्णन किया, जिसके कारण इसका नाम राजकुल विलास यानी राउल वेल है। हाँ, तो इसकी भाषा पर टिप्पणी देते हुए डॉक्टर गुप्त का कथन है कि लेख की भाषा पुरानी दक्षिणी कोशली है। जिस प्रकार उक्ति व्यक्ति प्रकरण की पुरानी कोशली है, उस पर समीपवर्ती तत्कालीन भाषाओं का कुछ प्रभाव अवश्य ज्ञात होता है, और ये भाषा उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा से प्राचीनतर लगती है, जो लेख के लेखन काल के अनुसार होना भी चाहिए। यह भी प्रमाणित हो जाता है कि हिंदी की तरह कदाचित अन्य आधुनिक भारतीय भाषा भी 11वीं सदी में इतनी प्रौढ़ हो चली थी कि उनमें सरस काव्य की रचना हो चली थी, मात्र केवल बोलचाल की भाषा नहीं थी। तो भाषागत प्रमुख विशेषताएं क्या थी राहुल वेद की? अणाव का प्रयोग बहुतायत से हुआ है, जिस पर प्राकृत अपभ्रंश का स्पष्ट प्रभाव है, जैसे घणु, भाषणु, वीण, भण, भयणु आदि। नासिक के ध्वनि में अ के अतिरिक्त न तथा म है। सानुनासिकता के अनुसार दोनों के लिए लेखन है। चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया या बिंदु का प्रयोग मिलता है। व और ब समान रूप से उत्कीर्ण किए गए हैं। य का प्रयोग ज के स्थान पर भी मिलता है, जैसे कियई, किच्चई। तो स्पष्ट है कि ये रचना तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई थी, जिसके लेखक ने भाषा शब्द का सार्थक प्रयोग किया है, जिसके लिए तत्कालीन लोक भाषा के लिए सामान्यतः मातृभाषा का प्रयोग किया जाता रहा है, जैसे कि तुलसीदास ने मानस में अवधि के लिए किया है। तो साहित्यिक रूप अगर हिंदी का अगर हम देखें, तो सुप्रसिद्ध कवि जो है अमीर खुसरो नस्ल से तुर्क होते हुए भी भारतीयता उनके जो है साहित्य में मिलती है। उन्हें हिंदवी यानी हिंदी मातृभाषा विरासत के रूप में मिली। भारतीय होने पर उन्हें गर्व था। तुर्क हिंदुस्तानियम मने हिंदवी गोयम जवाब, यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, हिंदवी में जवाब दूंगा। तो हिंदवी के साथ हिंदुई रूप भी मिलता है, जिसका स्पष्ट उल्लेख कुतुब शतक में मिलता है। कुतुब शतक में जिस भाषा को अपनाया गया है, वही दक्षिण भारत की रियासत में पहुंचकर साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार कर इसका विकसित रूप ही दक्षिणी बना। कुतुब शतक के संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि राउलवेल और दक्षिणी के बीच की जनभाषा कुतुब शतक की भाषा है, तथा राउलवेल को कुतुब शतक की जनभाषा की
जो है कड़ी गोरखनाथ की वाणियों में बताए गए कुतुब शतक की भाषा पर डॉक्टर भाटिया ने ज्ञानपीठ की पत्रिका में बड़े विस्तार से लिखा है। तो हिंदोई नाम का सबसे पुराना उल्लेख सुप्रसिद्ध भारतीय फारसी कवि मोहम्मद ओफी ने 1228 ईस्वी में मिलता है। वे मसवद ए साउद उलेमान की रचनाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें हिंदी का भी कवि मानते हैं और कहते हैं कि उनका एक दीवान ताजी जो अरबी और फारसी के अलावा हिंदी में भी था। तो इस भाषा का प्रयोग ही कुतुब शतक में मिलता है। कुतुब शतक के वार्तिक तिलक में अन्य भाषाओं के साथ हिंदोई का भी नाम आया है। तो इस प्रकार की वर्तनी 3 प्रकार की मिलती है, हिंदुई, हयंदुई, हिंदवी। और हाँ, मीर खुसरो और हिंदवी जो अगर हम चर्चा करते हैं, हिंदी साहित्य ने में जो है अनेक साहित्यकारों ने अमीर खुसरो को ही हिंदवी का पहला कवि माना है। खुसरो 13वीं शताब्दी के कवि थे जो निश्चित रूप से गोरखनाथ के बाद के हैं। खुसरो की भाषा विशेषतः पहेलियां मुकरियों की भाषा में खड़ी बोली का वही रूप है जो आज विद्यमान है। साहित्यिक मानक हिंदी से मेल खाती है। तभी तो इतिहासकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा, यदि अमीर खुसरो के बाद ब्रज भाषा के बजाय खड़ी बोली हिंदी में नियमित और अवरित रचनाएं होती रहती है तो आज की खड़ी बोली हिंदी कविता कितनी परिमार्जित हो गई होगी, इस बात का सहज अनुमान किया जा सकता है। हिंदवी मध्यकाल में हिंदवी दिल्ली के आसपास की भाषा थी जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव था और यही भाषा है जिसमें कहानी लिखने की प्रतिज्ञा इंशाअल्लाह खान ने आगे चलकर 19वीं सदी में प्रारंभ की। और हिंदवी झूठ और किसी बोली का फूट ना हो, तो दिल्ली के आसपास विकसित होने वाली उस भाषा उस काल में हिंदी या हिंदवी कहलाई। खलिकबरी में हिंदी शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है पर माना जाता है कि वह बहुत बाद में किसी अन्य जो है खुसरो शाह की रचना है। खुसरो का एक ही अन्य वाक्य जो है उद्धृत कर दिया गया है, जुज्बे चंद नजमे हिंदी निज निजे दोस्ता करदा सुदा अस्त। इसकी प्रामाणिकता में संदेह है। एक स्थान पर वे स्वयं कहते हैं, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम, जवाब में हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का मानना है कि हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए होता था जबकि हिंदवी शब्द का प्रयोग मध्य देशीय भाषा के लिए। हिंदवी या हिंदवी जो भाषा थी जो शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित थी और मध्य प्रदेश में सहज रूप से प्रयुक्त हो रही थी। अमीर खुसरो ने हिंदवी में लिखने वाले ऐसे कवि हैं जिनका जन्म भी जो है एटा के पास पटियाली स्थान में हुआ था, पछा में। तो इनके गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया बहुत प्रभावित हुए उनसे और अलाउद्दीन ने उन्हें खुसरू एशरा की पदवी की दी। बाद में कुतुबुद्दीन शाह सुल्तान ने पर्याप्त सोना व रत्न प्रदान किए। 1324 में औलिया की मृत्यु के समाचार पाकर वह दोहा पढ़ा और बेहोश हो गए। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रेन भई चौदेश। यानी उस शताब्दी में अनेक उनकी शताब्दी में उनकी कोटि का लेखक वह भी भारतीय भाषा में होना आश्चर्यजनक घटना मानी जाती है। एक नमूना एक यह है कि एक नार वह दांत दतीली दुबली पतली छैल छबीली, जब वह तिरियई लागे भूख सूखे हर चबावे रूख। इनकी और एक प्रसिद्ध पहेली है, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। क्योंकि एक बात उल्लेखनीय है, इस वक्त इस समय की 2 प्रसिद्ध ग्रंथों में देहलवी भाषा का उल्लेख मिलता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है वो भाषा दिल्ली के आसपास बोली जाती है। नूर सिपेहर नामक ग्रंथ में तीसरे सिपेहर में उल्लेख है कि अन्य भाषाओं के समान हिंदुस्तान में प्राचीन काल से हिंदी बोली जाती थी, किंतु गौरियों और तुर्कों के आगमन के उपरांत लोगों ने फारसी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। तो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे सिंध, लाहौरी, कश्मीरी, तेलंगी, गुजरी, भावरी, बंगला, अवेदी, देलवी आदि। तो खुसरो के अलावा कई अन्य कवि भी ऐसी भाषा लिख रहे थे। लहंदा के बाद फरीद शकरगंज की भाषा,
तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि अमीर खुसरो ने जिस भाषा में अपनी मुद्रियाँ, दो सुखना, निस्बत, ढकोसलिया, पहेलिया आदि लिखी है, वही भाषा उस समय जन सामान्य में प्रचलित थी। खुसरो कवि ही कहीं गायक व संगीतज्ञ भी थे। इस दिशा में उन्होंने कई प्रयोग किए। माना जाता है कि सितार और तबले का प्रारंभ भी खुसरो ने ही किया। बिखरी हुई सामग्री के अतिरिक्त खलीक बारी की रचना भी मिलती है, जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा में हो चुका था। कबीर के बारे में देखते हैं। भावों की अभिव्यक्ति का जो है साधन भाषा है। संत काव्य की भाषा सामान्य जन भाषा है। भक्ति काल के कवियों ने लोक भाषा को अपनाया। कबीर ने जिस वाणी का प्रयोग किया वह लोक वाणी थी, क्योंकि वह अपने संदेश को जन जन के मानस तक पहुंचाना चाहते थे। वो किसी एक प्रदेश के नहीं, सर्वदेशिक थे। अतएव उनकी भाषा भी सर्वदेशिक थी। उनकी लोक भाषा को उन्होंने कुछ न कहकर भाषा ही कहा। जैसे संस्कृत है उपजल, भाषा बहता नीर। भाषा बहता नीर, इस बहते नीर का प्रयोग ही उन्होंने अपनी वाणी में किया। उनकी वाणी सहज थी, उसमें जनप्रिय लोकोक्तियां, मुहावरे भरे पड़े थे। कबीर द्वारा प्रयुक्त इस जन भाषा अथवा लोक भाषा को एक भाषा से अभिहित करना संभव ही नहीं था। इसीलिए कबीर जो है 15वीं शताब्दी के लोक कवि हैं। तो कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो कबीर का बहुत ही अध्ययन किया है, आलोचना भी की। और गोरखनाथ तथा अमीर खुसरो की भाषा कबीर की हिंदवी की पूर्वागत कड़ी है और दक्षिणी कवियों की हिंदवी कबीर की भाषा से एक समसामयिक कड़ी हो जाती है। तो कबीर की भाषा में अनेक रूपता कहे या अनेक विभिन्न बोलियों का मिश्रण अद्भुत ढंग से दिखाई देता है। तो प्रारंभिक खड़ी बोली मध्य देश के विभिन्न रूपों उपरूपों पर आधारित है। ये सत्य है कि उसमें पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी आदि अनेक लोक बोलियों के शब्द तथा रूप विद्यमान है। तभी तो आचार्य शुक्ल ने उसे सदुक्कड़ी कहा है। वस्तुतः कबीर की भाषा पंचमेल सदुक्कड़ी है, जो उस समय की सर्वमान्य भाषा थी। सदुक्कड़ी पर आचार्य शुक्ल ने बुद्ध चरित्र की भूमिका में विस्तृत टिप्पणी दी है। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रयुक्त सदुक्कड़ी शब्द पर डॉक्टर वज्रेश्वर वर्मा ने यह टिप्पणी दी कि पंचमेल भाषा होना उसे दूषित मानने का नहीं, उसकी सर्वग्राह्यता का लक्षण और गुण होता है। कबीर की समन्वय साधना तथा लोक तत्व की प्रधानता इस काल में युग पुरुष गांधी में थी। काशीवासी होते हुए भी कबीर की भाषा काशी की नहीं थी, वरन लोक भाषा थी, जिसमें पूर्वी बोली की अपेक्षा पश्चिमी भाषा के तत्व अधिक विद्यमान थे। तो हिंदी की बोलियों का विकास कैसे होता है? विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई, जिनको मोटे रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे अपभ्रंश में थी शोरशेनी और उसकी आधुनिक भाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, और शोरशेनी का अपभ्रंश का एक रूप है जो है राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी या मेवाड़ी। इसी प्रकार पहाड़ी भी, पश्चिमी पहाड़ी, बैसाची, लहंदा और पंजाब की भाषा ब्राचड़ यानी सिंधी, महाराष्ट्री मराठी, अर्धमागधी यानी पूर्वी हिंदी। तो इस अपभ्रंश के अन्य प्रकार के भेद भी हैं। जैसे पश्चिमी अपभ्रंश ये लगभग वही है जिसे शोरशेनी कहा है। दक्षिणी अपभ्रंश इस भाषा में ही पुष्पदंत का महापुराण लिखा गया। डॉक्टर नामवर सिंह ने विवेचन कर इस प्रकार की कल्पना को अवैज्ञानिक माना। पूर्वी अपभ्रंश यानी इसके अंतर्गत सरह का काव्य वह दोहा कोश की रचना। इसी प्रकार अन्य भेद भी माने गए हैं। जैसे 11वीं शताब्दी में नेमुसन ने 3 भेद किए, उपनागर, आभिर और ग्रामीण। अन्य मत नागर, उपनागर, ब्राचर। तो इनमें नागर अपभ्रंश विशिष्ट अपभ्रंश बन गई है और साहित्यिक भाषा का स्थान प्राप्त कर गई है। इसी में पश्चिमी भारत के अनेक ग्रंथों की रचना की गई है। यही शोरशेनी अपभ्रंश भी कहलाता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी
शोरसेनी भाषा की परंपरा शीर्षक से अपने आलेख में विचार प्रकट करते हैं। बिहारी भी एक भाषा है। बिहार में बोले जाने वाली बिहार की उपभाषाओं बोलियों का समूह है, जिसमें मैथिली, मगही तथा भोजपुरी आती है। भोजपुरी तो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी होता है। शब्द सामर्थ्य पर भी कई कार्य हो चुके हैं। मगध में बोले जाने वाली भाषा मगही है और मिथिला क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा मैथिली है। मैथिली में पर्याप्त साहित्य शताब्दियों पूर्व ही लिखा था। मैथिली का विकास जो है मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप के विकसित भाषिक रूप में ही मैथिली है, जो पूर्वी हिंदी और बंगला क्षेत्र की संधि रेखा है। हिंदी के प्रारंभिक कवि साहित्यकार विद्यापति इस क्षेत्र के हैं, जिन्होंने जहाँ अपनी कृत्रिमता को अवहट्ट भाषा में लिखा है, वही अपने गीतों की रचना मैथिली में की है। विद्यापति रचित पदावली हिंदी भाषा में जो है पढ़ाया जाता है। आगे आप देखना, तो आधुनिक काल में नागार्जुन ने भी मैथिली में लिखा है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा भारत भाषाओं में मैथिली को साहित्यिक मान्यता मिल जाने के कारण इस भाषा के साहित्यकारों को भी सम्मानित किया जाता है। इस भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि विद्यापति है, जो मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात रहे हैं। और गीति काव्य के मूर्धन्य कवि होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इनके काव्य में प्रेम और श्रृंगार की प्रधानता है। इनके पद सरस तथा गेय है। इनकी संकलन जिनका संकलन अब विद्यापति की पदावली के रूप में किया जा चुका है। पदावली के अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएं भी है। कीर्तिलता, कीर्तिपता का गोरख्य विजय नाटक है। इसके अतिरिक्त जो है संस्कृत में अनेक रचनाएं मिलती है। विद्यापति किस काल में हुए, इस पर पर्याप्त विवाद है। कहा जा सकता है कि सन 1350 से 1450 ईस्वी के मध्य विद्यमान रहे। इस प्रकार इनका रचना काल 14वीं सदी माना जा सकता है। परंतु संस्कृत के विद्वान होते हुए भी लोक भाषा को मैथिली को मान्यता दी। मैथिली पर मगला का प्रभाव परिलक्षित होता है, तो विद्यापति के पदों में श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता होते हुए भी लगभग सभी आलोचकों ने उन्हें परम वैष्णव भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया है। शिव, दुर्गा, गंगा की स्तुति में अनेक रचनाओं के मिलते हुए भी उन्होंने राधा कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन विशेष रूप से किया है, जो जन जन के कंठ में विद्यमान रहे। माना जाता है कि इन पदों को गाते गाते महाप्रभु चैतन्य भाव विभोर हो जाते। जयदेव और चंडीदास की भावधारा को उन्होंने अपने पदों द्वारा आगे प्रवाहित किया। राधा कृष्ण के प्रेम की भावधारा प्रवाहित करने के कारण और जनजीवन को प्रभावित करने के लिए उन्हें सेव होते हुए भी कृष्ण भक्त कवि के रूप में ही मान्यता प्राप्त हुई। उन्होंने कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उस युग में जो है प्रचलित 3 भाषाओं में रचनाएं प्रस्तुत की। संस्कृत में जो है गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा आदि। अबहट हिंदी का पूर्व रूप कीर्तिलता, कीर्तिपता का। मैथिली जो लोक भाषा थी उसमें पदों की रचना की। तो अवधि का भी साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ है। जायसी से पूर्व अवधि की परंपरा पर जो है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का ग्रंथ प्रारंभिक हिंदी शीर्षक से उपलब्ध है। अवधि भाषा का पहला उल्लेखनीय कार्य डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का अवधि का विकास है। कोसल अवध का प्राचीन नाम है। अतएव इस भाषा को कोशली या पूर्वी की संज्ञा दी जाती है। पेशवाड़ी इस क्षेत्र की प्रमुख बोली है, जो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर में बोली जाती है। अवधि को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी अवधि, केंद्रीय अवधि, पूर्वी अवधि। पश्चिमी जो है खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव और फतेहपुर में बोली जाती है। केंद्रीय जो है बहराइच, बाराबंकी और रायबरेली में। और पूर्वी जो है गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर के कुछ भाग में। तो वही भाषा है जिसमें तुलसी की रामचरितमानस रची गई और जिसे अंतरराष्ट्रीय जो है ख्याति प्राप्त है। भारत तथा विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। जायसी का जो है पद्मावत की रचना भी इसी भाषा में हुई है। तो अवधि की भाषिक रचना पर भी जो है कई काम हुए हैं। इलाहाबाद के काव्य के भाषा के रूप में भी अवधि के 2 भेद होते हैं: ठेठ अवधि और साहित्यिक अवधि।
तो ठेठ अवधियों में सूफियों की काव्यधारा प्रभावित हुई। प्रारंभ में इसको प्रतिष्ठित करने का काम जो है मुल्ला दाऊद को है। इनका प्रथम ग्रंथ जो है चंदायन था। अपभ्रंश में कहा ग्रंथों की परंपरा प्राप्त होती है, जिसकी कुछ छवि जो है चंदायन में भी प्राप्त हुई। चंदायन में दोहा चौपाई की कड़वक शैली का प्रयोग होता है। चंदायन लोरिक के संपूर्ण जीवन पर आधारित है और जायसी ने पद्मावत में अपने पूर्व रचित काव्य ग्रंथों अखरावट, कहारनामा, चंपावत आदि का उल्लेख किया। अभी तक जायसी पूर्व कुतुबन कृत मृगावती प्राप्त हुई है, जिसका प्रकाशन हो चुका है। मृगावती अपने समय में पर्याप्त लोकप्रिय रही। मृगावती की भाषा सहज और स्पष्ट है, अलंकृत नहीं। इनका दूसरा ग्रंथ जो है अवधि भाषा का मंझन कृत मधुमालती है। मंझन की अवधि अधिक सरल है, कृति में विरह वर्णन प्रभावपूर्ण है। जायसी रचित पद्मावत प्रेमाख्यानों की परंपरा में मूर्धन्य है। पद्मावती को केंद्र में रखकर अनेक ग्रंथ लिखे गए और इस महाकाव्य में मसनेवी शैली का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। सूफी कवियों ने भारतीय लोक कथानकों को अवश्य लिया, पर तफस्सुफ के आधार पर फारसी की मसनवी शैली में रचना। प्रेम को की पीर ही उनकी साधना का मूल मंत्र रहा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर समन्वयात्मक दृष्टि का परिचय दिया है। भाषाई आधार ठेठ अवधि रहा है। भाषा की दृष्टि से ये पंक्तियां विशिष्ट है। तो ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप में किस तरह से विकास होता है, अब ये देखते हैं। अवधि को तो जाना हमने। उत्तर भारत की प्राय सभी भाषाएं मध्य प्रदेश की बोलियों का परिष्कृत रूप रही है। मध्य देश मूलतः गंगा यमुना के मध्य का प्रदेश अपनी महान सांस्कृतिक परंपरा के लिए सदैव स्मरणीय रहा है। तो मूल शौरसेनी का बोली रूप जो है ब्रज ही इन जन बोलियों में से एक रही है। 11वीं सदी के मध्य देश की जनभाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास हुआ। एक और वीरता और शौर्य के भावों से परिपुष्ट होकर नई शक्ति का संचार हुआ, दूसरी ओर मध्य युग के भक्ति आंदोलन के प्रमुख माध्यम के रूप में इसको सम्मान मिला, जिससे इसका स्वरूप अखिल भारतीय हो गया। तो ब्रज भाषा के उदय और विकास पर अनेक उलझी हुई रूपों को लेकर सूर पूर्व जो है ब्रज भाषा के विद्वान लेखक डॉक्टर श्री प्रसाद सिंह ने कहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रज भाषा के विकास के पीछे सैकड़ों वर्षों की परंपरा थी, पर इस परंपरा के विकास में आर्य, अनार्य, कोल, द्राविड़ न जाने कितने प्रकार के प्रभाव घुले मिले। आर्य भाषा को प्राचीन से नवीन तक विकसित होने में जितने सोपान पार करने पड़ रहे हैं, उन सब की कुछ न कुछ विशेषता है। इन सब का संतुलित और आवश्यक दाय जो है ब्रज भाषा को ही प्राप्त हुआ है। उनके निरंतर विकासशील तत्व इस भाषा के ढांचे में प्रतिष्ठित हुए हैं। हेमचंद्र की देशी नाममाला में भी अनेक ब्रज भाषा की शब्दावली देखने को मिलती है। ब्रज भाषा में गेय पदों का प्रचलन प्राय 12वीं से 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था, जो आज तक विद्यमान है। कृष्ण भक्ति संप्रदाय के निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय आदि सभी ने ब्रज भाषा में गेय पदों की रचना की है, जिनकी संख्या लाखों में है। आज भी हस्तलिखित ग्रंथ प्रकाश की बाट में जो रहे हैं। तो भक्ति काल के बाद जो रीतिकाल का संपूर्ण साहित्य ही ब्रज भाषा में था। आधुनिक काल में भी भारतेंदु और उनके परिवार के अधिकांश साहित्यकारों ने काव्य रचना ब्रज भाषा में की है। तो ब्रज भाषा के भक्त कवि संपूर्ण भारत में हुए। गुजरात में दीर्घ परंपरा रही है। नरसिंह मेहता की भाषा में पश्चिमी अपभ्रंश प्रकारांत में ब्रज भाषा का ही प्रभाव रहा है। अष्टछाप के कवि कृष्णदास गुजरात के थे और वल्लभ संप्रदाय की जो अष्टम शाखा ने इस भाषा का प्रचार प्रसार उत्तर पश्चिम भारत में ही किया। तो जो पूरे संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिराने का काम ब्रज भाषा ने किया। हिंदी की अन्य बोलियां भी जो है अंतर संबंध में रही है। तो हिंदी की उपभाषाओं के साथ साथ अन्य बोलियां भी जो है एक दूसरे से संबंध में है। तो खड़ी बोली का जो है साहित्यिक भाषा के रूप में अगर विकास देखें तो आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ जो है बुद्ध चरित की भूमिका में कुछ ऐसे उद्धरण दिए हैं जिनमें खड़ी बोली का पूर्व रूप भाषित होता है। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह कि स्वयं उन्होंने इस महाकाव्य की रचना ब्रज भाषा में की।
कुछ बहुप्रचलित उदाहरण इस प्रकार से दिए। नव जल भरिया मगड़ गयानी दक्कड़ में हूँ, यानी नए जल से भरा हुआ मार्ग और गगन में मेघ धड़कता हुआ। तो इस प्रकार भरिया क्रिया का भूतकालिक रूप है। इसी प्रकार के रूप कबीर में भी मिलते हैं। टपका लगा, फूटिया, कुछ नहीं आया हाथ। अच्छा, खड़ी बोली में ये तीनों शब्द भरा, फूटा रूप विद्यमान है। इस प्रकार हिंदी में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के रूप का पता विक्रम की 11वीं शताब्दी से लगता है। इसके संबंध में कुछ विस्तार से आरंभिक हिंदी में लिखा गया है। यही भाषा क्रमशः साहित्य में व्यापकता छा गई। इस व्यापकता के कारण अन्य प्रदेशों के शब्द रूप में भी इसमें समाहित होते गए। तो किसी समय जो है इसके आगे की कड़ियाँ टूट जाती है, बिखर जाती है, लेकिन अब एक और पर्याप्त साहित्य मिल गया, तो दूसरी ओर अनेक शोध ग्रंथ भी प्रकाशित हो गए, जिसके नए नए तथ्य प्रकाश में आए। साथ ही अनेक नवीन बातों का उद्घाटन भी हुआ। तो खड़ी बोली शब्द अवश्य 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का है, लेकिन इस भाषा का विकास 11वीं शताब्दी में होने लगा था और समय समय पर भिन्न नाम चलते रहे। तो 11वीं सदी से जो है 17वीं सदी तक खड़ी बोली के साहित्यिक स्वरूप की श्रृंखला बनी। बाद में जो इसका विकास हुआ वह हम देखेंगे। पहली कड़ी तो देखते हैं राउलवेल पर। टक की अपभ्रंश कहाँ बोली जाती थी, इसका स्पष्ट उल्लेख अभी तक नहीं मिला है। अपभ्रंश पर राहुल जी ने बहुत अधिक कार्य किया और जो है आधुनिक भाषाओं के संबंध भी स्थापित किए। दूसरी कड़ी जो है गोरखनाथ का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद जो है उर्दू भाषा का हम देखते हैं। उर्दू राजकाज में फारसी भाषा का प्रयोग जब कम हो गया, तो हिंदवी का फारसी युक्त रूप जबान उर्द ए मोहल्ला शाही खेमे या दरबार की भाषा एक प्रकार से बादशाही भाषा बनी, जिसका 18वीं सदी में फौज शासन में प्रयोग किया जाता है। यह समय समय जो है मुगल साम्राज्य का अंतिम समय कहा जा सकता है। दक्षिणी भारत के दक्षिण में जो ले गई है हिंदी के बारे में अगर देखते हैं, तो दिल्ली हरियाणा की बोली दक्षिणी अथवा दक्कनी कहलाई। इसके विकास में ऐतिहासिक कारणों से 14वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य बहमनी, कुतुब शाही और जो है आदिल शाही जैसे विभिन्न राज्यों में होता रहा। दक्षिणी भाषा का मूलाधार 14वीं और 15वीं शताब्दी वह खड़ी बोली का है, जिसमें मूल रूप से मेरठ, मुरादाबाद, हरियाणा में बोली जाती है। दक्षिणी हिंदी का साहित्य कहा जाता है। तो प्रमुख विशेषताएं भी इसकी कुछ है, जिसमें दक्षिण में महाप्राण ध्वनियाँ बहुत बार अल्प प्राण होती थी। हिंदी के मध्य जो लिखा जाता है पर वो स्वर के रूप में उच्चारित होता है। दक्षिणी वर्तनी में छोड़ दिया जाता है, जैसे कता यानी कहता, कते यानी कहते, ठहरते यानी ठहरते, इस तरह से छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जो है रेखता भी एक हिंदी की वह शैली कहलाई, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का सम्मिश्रण होता था। और जो है रेखता उर्दू का पर्यायवाची नहीं। रेखता की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इस प्रकार है। रेखता यानी फारसी रेख्तन मतलब छिड़कना। रेखता यानी मुल्तिक जबानों के अवताज, यानी विभिन्न भाषाओं के शब्द भाषा को रेखता पुष्ट या अलंकृत किया गया हो, जैसे ईंट की दीवार को चूने या सीमेंट के प्लास्टर से पायदारी या हमवारी मजबूत और सजावट के लिए रेखता करते हैं। रेखता यानी बमाने गिरे हुए, जो जबान अपनी असलियत से गिर जाए। हिंदी रेखता का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हिंदुस्तानी आज हिंदी और उर्दू के बीच की चीज समझी जाती है, उसी प्रकार उस समय रेखता के बीच की भाषा समझी जाती है। रेखता उर्दू नहीं, चाहे व्यवहार में उर्दू का साथ देती रहे। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुंशियों की सलाह दी गई कि वे ठेठ हिंदुस्तानी खड़ी बोली हिंदी रेखता में लिखना शुरू करें। इसी से साहबों का काम चलेगा।
तो जो हम देखते हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल में ही पुरानी हिंदी नाम से जो है खड़ी बोली का अस्तित्व था। आदिकाल के रोड़ा या रोड कवि राउल वेल और जो अमीर खुसरो की रचना से आधुनिक खड़ी बोली का पूर्व मिलता है। खड़ी बोली का समय वही है जो हिंदी की अन्य बोलियों का है। यद्यपि इसमें अमीर खुसरो, कबीर दास जैसे प्रख्यात कवियों ने साहित्य सृजन किया, तो इस युग में उर्दू भाषा का भी विकास क्रम हुआ, जो दिल्ली से चलकर हैदराबाद तक पहुंच गई। तो खड़ी बोली मात्र आधुनिक युग की उपज नहीं है, इसका उपयोग आदिकाल से हो रहा है। और मध्यकाल में मारवाड़ी, मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा ये चारों बोलियां अलग अलग जगह है, अलग अलग स्थानों पर है, परंतु साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त की हुई है। और आधुनिक युग में लगभग साहित्य सृजन का अकेला माध्यम यह जो है आधुनिक खड़ी बोली बन गई है। अब देखते हैं आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजेली ने सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। लॉर्ड वेलजेली यद्यपि साम्राज्यवादी कार्यों में रुचि रखते थे, पर विद्वान थे और ग्रीक, लैटिन तथा अंग्रेजी के विद्वान थे। उनकी नियुक्ति 1798 ईस्वी में हुई। बंगाल पर अधिकार होने के बाद भारत की भाषाओं को ज्ञान होने के कारण कठिनाइयां बढ़ती हैं। 15 जनवरी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। सन 1781 में ब्रिटिश संसद में यह नियम किया गया कि भारतीय न्यायालयों में जो है मुकदमों का निर्णय अंग्रेजी कानून के आधार के स्थान पर भारतीय धर्म रीति रिवाज के आधार पर किया जाए। सन 1783 में जॉन बार्थविक गिल क्राइस्ट की नियुक्ति मेडिकल ऑफिसर के पद पर हुई और सन 1790 ईस्वी तक उन्होंने अंग्रेजी और हिंदुस्तानी कोश के दो भाग प्रकाशित कर दिए। उनके अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ है हिंदुस्तानी ग्रामर, ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कॉलेज का जो है रेगुलेशन पास हुआ, पर 4 मई 1800 की स्थापना की तारीख रखी गई। छात्रों को पुरस्कार स्वरूप जो मेडल दिए गए, उनमें एक और यही तिथि तथा दूसरी ओर रंगपट्टनम का चित्र बना रखा था। तो हिंदी के लिए जो है बहुत गर्व की बात थी। गिलक्राइस्ट की सेवाओं से प्रसन्न होकर वेलजेली ने उनकी नियुक्ति सन 1800 में की और राइटर्स बिल्डिंग, जो आजकल सचिवालय है, फोर्ट विलियम कॉलेज, प्रारंभ वहां पर किया गया। और इस कॉलेज का इतिहास ही वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल कर्मचारियों का इतिहास है। बाद में लॉर्ड डलहौजी की सिफारिश पर जनवरी 1854 में कॉलेज बंद कर दिया गया और इस कॉलेज में प्रशासन, कानून तथा क्षेत्रीय भाषाएं, विशेष रूप से खड़ी बोली हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था की गई। कर्मचारियों की नैतिक दशा में सुधार करना तथा उन्हें देश की भाषाओं और रीति रिवाज में परिचित कराना ही कुशल प्रशासक बनाना था। तो फोर्ट विलियम की कॉलेज की चर्चा प्राय गिलक्राइस्ट के साथ इतिशी कर दी जाती है। इतिश्री कर दी है तो प्रोफेसर गिलक्राइस्ट तो बहुत कम समय ही जो है रहे, सन जो है 1804 ईस्वी तक। इसके बाद कई और व्यक्तियों ने इसका पदभार संभाला। ये वैसे कॉलेज 1854 ईस्वी तक चलता रहा। कैप्टन माउंट, कैप्टन टेलर, कैप्टन विलियम प्राइस, तो इस दृष्टि से टेलर जो है लंबे काल तक रहे हुए हैं। तो हिंदी पत्रकारिता के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। हिंदी की पत्रकारिता का उदय और विकास भी इसी सदी में ही हुआ था। बंगाल से प्रकाशित जो है गॉस्पेल मैगजीन प्रारंभ में द्विभाषी अंग्रेजी और बंगला में के बाद में जो है त्रिभाषी हो गई और इस पत्रिका में कुछ अंश नागरी में थे भी थे और प्रकाशित हुई, जिसकी सर्वप्रथम सूचना डॉक्टर शारदा वेदांत ने अपने प्रारंभिक ग्रंथ हिंदी गद्य का स्वरूप में दी। तो स्पष्ट है कि जो है राजा राम मोहन राय द्वारा बंगला के बंगदूत तथा संवाद कौमुदी का संपादन किया गया। हिंदी में पत्रकारिता का उदय जो है यहीं से ही सूत्रपात हुआ। आगे चलकर कलकत्ता ही प्रारंभ में हिंदी पत्रकारिता का गढ़ कहा जा सकता है।
हिंदी की पत्रकारिता का इतिहास काफी प्राचीन तथा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। हिंदी का पहला समाचार पत्र 30 मई 1825 को कलकत्ता से जो है उदंत मार्तंड शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसका पता लगाने का श्रेय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को है, जो स्वयं यशस्वी पत्रकार थे और वृंदावन में संपन्न हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन पर राष्ट्रभाषा के संदर्भ में पत्रकारिता के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भी हुए। फलतः चतुर्वेदी जी ने विशाल भारत के कई अंकों में सन 1831 ईस्वी में इस पत्र का विस्तार सूचना। उदंत मार्तंड के संपादक युगल किशोर शुक्ल थे और इस पत्र के प्रकाशन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए संपादक के लेख भी लिखा। उन्होंने नया ठाट बताया इस समाचार पत्र को, जिससे अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस प्रकार कई जो है पत्रकारों ने अपने अपने तरह से जो है बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली। उस समय गंगाशंकर मिश्र, राधा कृष्ण दास, माधव राव सप्रे, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट को सूचियां बड़ी लंबी है, आप पुस्तक में देख लीजिएगा। तो 20वीं शताब्दी के भी कुछ यशस्वी संपादक थे। इंद्र विद्यावाचस्पति, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामलोचन चरण, बद्री दत्त पांडे, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र वर्मा, रामदहिन मिश्र, माता दीन शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा, राजा श्री प्रसाद सिंह तथा राजा लक्ष्मण सिंह। 19वीं शताब्दी के मध्य दो साहित्यकार उभर कर आए, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। प्रथम में ने जो है हिंदी और उर्दू को समीप लाने की चेष्टा की और हिंदी को उर्दू से भर दिया, जबकि दूसरा संस्कृत की जो है तत्सम तो हिंदी ने प्रथम जो है हिंदी और उर्दू को समीप लाने की चेष्टा की थी, जबकि दूसरा संस्कृत की तत्समता की ओर झुका। राजा श्री प्रसाद ने अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना भी की और हिंदी को शिक्षा जगत में आगे बढ़ाया। सितारे हिंद की नीति सरकारी नीति का पक्ष लेना था। राजा भोज का सपना प्रसिद्ध पुस्तक है। हिंदी को व्यापक स्वीकृति दिलाने के लिए वह हिंदी को सरलता की ओर ले जाने के लिए उर्दू की शब्दावलियां लाने लगे। उनका विचार था कि हम लोगों को जहां तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए जो आम फहम खास पसंद हो, अर्थात जिसको ज्यादा आदमी समझ सकते। भारतेंदु युग में अगर हम देखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भारतेंदु युग का आविर्भाव हुआ और इस समय की साहित्यिक गतिविधियां भारतेंदु की रुचि, साहित्य सेवा और सजगता से समर्पित। गद्य की दृष्टि से सही अर्थों में यही गद्य का प्रवर्तन काल था। काव्य के संदर्भ में नई धारा का शुभारंभ हुआ। भारतेंदु और उनकी मंडली का व्यक्तित्व और कृतित्व मुखर रूप से प्रस्तुत हुआ। कवि वचन सुधा के प्रकाशन से नई पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिला। ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली में काव्य रचना होने लगी। काव्य भाषा के संदर्भ में अयोध्या प्रसाद खत्री का खड़ी बोली का आंदोलन उल्लेखनीय है। खड़ी बोली कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ, जो बाद में सज धज के साथ इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। पिनकोट ने इस संकलन की भूरी भूरी प्रशंसा की। बाद में तो श्रीधर पाठक भी खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। कविता नई चाल में ढलने लगी। कवियों का झुकाव खड़ी बोली की ओर होने लगा। भारतेंदु स्वयं खड़ी बोली में काव्य रचना करने में संकोच करते थे। उन्हें भय था कि कहीं इस बहाने उर्दू ही ना आ जाए। तो भारतेंदु ने एक साथ कई प्रकार की गद्य शैलियों को अपनाया।
भारतेंदु की भाषा में सामाजिक यथार्थ प्रस्तुत हुआ है और चुभता व्यंग भी। फारसी शब्दों में उन्हें सह परहेज नहीं था। तत्सम तद्भव से युक्त भाषा, कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का समुचित प्रयोग आदि अनेक भाषा के शैली रूप उनके साहित्य में चलते रहे। उनके परिसर में जो है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, तोताराम, बालकृष्ण भट्ट आदि प्रमुख साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट अच्छे निबंधकार थे, किसी भी विषय पर बड़ी कुशलता से लिख लेते थे। तो हिंदी निबंध साहित्य बिना बालकृष्ण भट्ट के तो अधूरा ही है। अपने विचार की पुष्टि के लिए संस्कृत के उदाहरण देते थे। शुद्ध हिंदी के पक्षधर होते हुए भी यथावश्यक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उठाए बैठाए जैसे लोक भाषा का प्रयोग भी उनके निबंध में मिल जाता है। तो भट्ट जी ने अपने लेखन से हिंदी को गौरव दिलाया और दिखा दिया कि खड़ी बोली भी साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। श्रीनिवास दास ने उपन्यास लिखा। लगभग सभी लेखक पत्रकार जगत से जुड़े हुए थे और आम आदमी की चिंता के कारण भाषा के सहज जो है सरल अपनाई गई। भाषा का प्रचार प्रसार उनका उद्देश्य तो नहीं था, पर साहित्य के माध्यम से इनको प्राप्त किया। यह सब होते हुए भी खड़ी बोली पूरी तरह से ब्रज भाषा के प्रयोगों तथा पूर्वी हिंदी अंग्रेजी के आगत शब्द भी बढ़ते गए, जैसे पॉलिशी, फीलिंग, लालटेन। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। इस शताब्दी के भाषिक स्वरूप पर सुप्रसिद्ध भाषाविद जो है डॉक्टर हरदेव बहारी ने भी टिप्पणी की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की भाषा स्थिति का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके युग के साथी खड़ी बोली की उन्नति के लिए बहुत सक्रिय थे और उन्होंने मौलिक कृतियों तथा अनुवाद द्वारा साहित्य को समृद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु भाषा शैली परिमार्जित नहीं हो पाई थी। अतः सामान्य रूप से भाषा का गठन, शब्दावली प्रयोग, वर्तनी, व्याकरण तथा काव्य की अव्यवस्था बनी रही। भारतेंदु भाषा नीति के संबंध में जागरूक अवश्य थे। उन्होंने राजा श्री प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा पद्धति में से किसी एक बीच का मार्ग निकाला, तो परंतु प्राय लेखकगण अपने अपने ढंग से चलते रहे। तो काव्य भाषा के रूप में शताब्दियों में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित थी, अतएव जल्दी से उसको हटाना संभव नहीं था, पर प्रयत्न प्रारंभ हो गए थे, जिनमें अयोध्या प्रसाद खत्री का प्रयास सराहनीय रहा। हिंदी शिक्षण के लिए जो हिंदी मैनुअल तैयार हुए, उनमें श्रीधर पाठक जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है, इस दृष्टि से कि उनकी रचनाओं को उसमें स्थान मिला। गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली ने अपना स्थान बना लिया और उसके स्वरूप को प्रतिष्ठित बनाने का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया। पद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली ने अपना प्रवेश कर लिया था, पर पैर जमाने का श्रेय आचार्य द्विवेदी जी को है, जिन्होंने सरस्वती के माध्यम से नाथुराम शंकर तथा मैथिली शरण गुप्त को व्यापक रूप से स्थान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या प्रसाद आदि की रचनाओं ने भी सर्वप्रथम सरस्वती में स्थान पाया। तो हिंदी को प्रतिष्ठित करने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उस युग की पत्रिका सरस्वती का योगदान जो है भुलाया नहीं जा सकता। दूसरी पत्रिका जो है समालोचक का विशिष्ट स्थान है। इसके पहले संपादक गोपाल राम गहमरी थे, फिर 1903 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसका कार्यभार संभाला। तो इसके बाद जो द्विवेदी युग आता है, सन 1900 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से सरस्वती मासिक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसने युगांतकारी भाषा चेतना उत्पन्न की। और इसकी संपादन समिति में श्री कार्तिक प्रसाद खत्री, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू राधाकृष्ण दास व श्याम सुंदर दास थे। इस पत्रिका का उद्देश्य था हिंदी रसिकों के मनोरंजन के साथ भाषा के सरस्वती भंडार की अंग पुष्टि, वृद्धि और पूर्ति। तो हिंदी के जो आज बढ़ते चरण हैं, अगर हम देखते हैं, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रतिष्ठापन के बाद हिंदी के परिचय में वृद्धि हुई और उसके प्राकार्य बढ़ गए। साहित्यिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के कारण नई नई विधाओं और साहित्यिक धाराओं का प्रवर्तन हुआ, जिससे हिंदी
समुन्नत बनी। आगे चलकर जो है इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि साहित्यिक गतिविधियां कैसी थी। द्विवेदी काल के बाद साहित्यिक दृष्टि जो है हिंदी भाषा का विभिन्न दिशाओं में जो विकास हुआ, उसके समक्ष विश्व की कुछ भी भाषाएं ठहर सकती थी। भाषा का विकास अगर दृष्टि से देखें तो 20वीं शताब्दी में हिंदी भाषा का विकास सभी दृष्टियों से हुआ। शताब्दी के प्रारंभ में नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी ने जो शब्द सागर की योजना बनाई और तीसरे दशक में 8 खंडों में पूर्ण हुई। इसका संक्षिप्त संस्करण रामचंद्र वर्मा ने तैयार किया। सूचना क्रांति ने तो 21वीं शताब्दी में ने खटखटाया है, पर हिंदी भाषा इस दिशा में निरंतर अग्रसर होती गई। और जैसे वेब डेवलपमेंट, वेब मार्केटिंग दृष्टि सर्वप्रथम जो है वेब दुनिया आया, टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर आदि कई दृष्टि से नागरी लिपि आगे बढ़ गई है। अब तो फैक्स, पेजिंग, कंप्यूटर व्यवस्था सब काम हिंदी व नागरी लिपि में हो रहे हैं। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित जो है जिस्ट का विकास सीडेक पुणे द्वारा किया गया है। पाठ से वाचन, टेक्स्ट टू स्पीच का विकास द्रुत गति से हो रहा है। कंप्यूटर के लिए अनेक सॉफ्टवेयर तैयार हो गए, फैक्स, सुलिपि, आकृति, पीसी, डॉस आदि। बैंक, श्रीलिपि, प्रकाशक, लिप ऑफिस, अक्षर आदि प्रमुख है। अब तो ऑफिस एक्सपी भी उपलब्ध है। हिंदी सीखने के लिए लीला प्रबोध, लीला प्रवीण, गुरु जैसे अन्य कई प्रोग्राम हैं हिंदी सीखने के लिए। ईमेल, इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो खड़ी बोली हिंदी के आधुनिक विकास की रूपरेखा जो है प्रस्तुत है। खड़ी बोली के तत्व हिंदी भाषा के आदिकाल से पुरानी हिंदी के प्रकट होते हैं, जिनका विकास अमीर खुसरो कबीर की भाषा में स्पष्ट दिखाई देता है। तो खड़ी बोली नाम देने का श्रेय जो है कलकत्ता स्थित पोर्ट विलियम कॉलेज को जाता है। कॉलेज की भूमिका और खड़ी बोली नाम पर विशेष रूप से सामग्री दी गई है, आप देख लीजिएगा। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का भी विशेष योगदान रहा है और जो आज भी चल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी संचार के माध्यम के द्वारा भी जो है हिंदी का विकास हुआ है। तो हिंदी विश्व भाषा के रूप में उभर कर आ रही है और यही कारण है कि आज पत्रकारिता का विस्तार जो है हो रहा है। भारतेंदु जी ने जो नए चाल की हिंदी का उद्घोष किया, जिसको मानक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय आचार्य द्विवेदी जी को जाता है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि हिंदी के बढ़ते चरण जो है हिंदी हमारे संविधान में कैसी है, हिंदी की भूमिकाएं कैसी है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और मानकीकरण की प्रक्रिया हम देखेंगे। तो संविधान में हिंदी, भारत के संविधान में भाषाओं के सवाल को जो महत्व दिया गया है, उसी से हम भाषा के बारे में चिंतन और अनुमान कर सकते हैं। 17 भागों में से एक भाग जो है 17 पूरा भाषा के लिए दिया गया है। कुल 395 अनुच्छेदों में से 11 भाषा के लिए है, जो लगभग 3% बनता है। 9 अनुसूचियों में से एक जो है अष्टम अनुसूची भाषा के सवाल के लिए। संविधान में भाषाओं के संदर्भ में जो चिंतन दिखाई पड़ता है वो जनतांत्रिक है, राष्ट्रीय दृष्टि से संघीय प्रकृति का है। तो भाषा के राष्ट्रीय संदर्भ में 3 शब्द सुनाई पड़ते हैं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। प्राय लोग इन तीनों संदर्भों में अंतर नहीं देखते हैं। लोग प्राय हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहते हैं, जबकि ये भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। लेकिन ये शब्द अपने आप में अस्तित्व में नहीं आया। महात्मा गांधी ने 1917 में भारत की राष्ट्रभाषा पर जो है चर्चा की, हिंदी को ही इस पद के लिए उपयुक्त माना और उनके इस भाषा में राष्ट्रभाषा के पद के लिए पहली आवश्यकता सरकारी कर्मचारियों द्वारा सीखी जाने वाली योग्य सरल भाषा थी। अतः यह निश्चित है कि उन्होंने राजभाषा के संदर्भ में ही राष्ट्रभाषा की कल्पना की थी। लेकिन साथ ही स्वतंत्रता से पूर्व के हिंदी आंदोलन में राष्ट्रभाषा की संकल्पना राष्ट्र के एकीकरण की दृष्टि से देशभक्ति के विकास के साधन के रूप में प्रस्तुत की गई। अब भी हम हिंदी के सवाल को मात्र केंद्र सरकार के कार्यालयों की राजकाज की भाषा के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता के सूत्र में हम देख सकते हैं। संपर्क भाषा और राजभाषा में भी विद्वान संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। कई तो राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा को एक ही मानते हैं। तो हम देखते हैं
कि किस तरह से अनुच्छेद 345 में अनुच्छेद जो है विभिन्न अनुच्छेदों में जो है तीन हिंदी भाषा संबंधित जो है 343 से 351 तक जो विभिन्न बातें बताई गई उसको हम देखते हैं। राजभाषा हिंदी संबंधी जो संवैधानिक उपबंध है, ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन काल के दौरान शासन का कामकाज अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होता था। इस प्रकार अंग्रेजी ही भारत की राजभाषा थी। किंतु आजादी मिलने के बाद देश की शासन व्यवस्था का पूरा काम देश की भाषा में ही करना अनुभव किया गया। फलस्वरूप संविधान में राजभाषा संबंधी व्यवस्था करके देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा के रूप में अपनाया गया और संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से 11 अनुच्छेदों का संबंध भाषा से है। ये संविधान के कुल 18 भागों में से एक पूरा भाग 17 जो है संविधान भाषा संबंधी व्यवस्था के लिए दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी उपबंध यानी व्यवस्था दिए गए। इनमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो है हम बताऊंगा। तो हालांकि संविधान में संघ शासन के संदर्भ में केवल राजभाषा हिंदी की बात की गई है, किंतु देश की हमारा भारत एक बहुभाषी देश है। इस स्थिति में और देश में जो है विद्यमान अन्य भाषाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए जो है संविधान निर्माताओं ने हिंदी सहित 14 और प्रमुख भाषाओं को फिर अब जो है वह बढ़ गई है, उनकी संख्या 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान कर दी। बाद में सिंधी, मणिपुरी, नेपाल, कोंकणी को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार कहा जाता है 18 और अब तो 22 हो गई है, मान्यता प्रदान कर दी गई। तो भारतीय संविधान के लागू होने के साथ साथ जो है हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, किंतु हिंदी का प्रयोग एकदम शुरू करना संभव नहीं था, क्योंकि पूरी प्रशासनिक कार्यविधि साहित्य अंग्रेजी में था, सभी कानून अंग्रेजी में थे। शासकीय स्तर पर एकदम भाषा परिवर्तित करने पर होने वाली असुविधा को अनुभूत करते हुए संविधान के लागू होने के से लेकर प्रारंभ से लेकर अगले 15 वर्ष तक के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई, जिनके लिए उसका ऐसा प्रारंभ से ही ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। साथ ही संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 15 वर्ष की अवधि के बाद भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखे और कानून के माध्यम से कर सकती है। इस व्यवस्था का ये तात्पर्य था कि राजभाषा के रूप में हिंदी क्रमिक दायित्व ग्रहण करे और अंग्रेजी यथावश्यकता बने रहने का प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा आयोग गठित करने की व्यवस्था की गई, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं के प्रतिनिधि हो। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति बनाई गई और समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा कार्यान्वयन के निर्देश देकर राजभाषा हिंदी के क्रमिक विकास पर बल दिया गया। तो इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रयास किए गए। राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का गठन किया गया। वर्ष 1960 में राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया। इन प्रयासों में भाषा नीति के 3 प्रमुख बातें स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आवश्यकता अनुसार जारी रखा जाएगा और हिंदी को क्रमिक तथा योजनाबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा। इसके लिए भाषा विकास के आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हिंदी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में विकसित करने की सलाह दी जाएगी। तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो 1967 में संशोधित रूप से आया, संविधान के उपबंध के अनुसार 1965 तक अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा और उसके बाद राजभाषा की नीति का निर्धारण व्यवस्था की गई थी। तो 1963 में संसद में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ, जिसके विरोध में तमिलनाडु में व्यापक विरोध हुआ और इस विरोध के कारण राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित किया गया। ये अधिनियम से 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी को सहभाषा का रूप पर दर्जा प्राप्त हुआ, अर्थात हिंदी देश की राजभाषा और अंग्रेजी सह राजभाषा। राजभाषा अधिनियम में आम जनता के संपर्क के विविध संदर्भों में द्विभाषिक रूप से कार्य करना स्वीकार किया गया। अधिनियम की धारा 3 में संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक अथवा अन्य प्रतिवेदनों, प्रेस विज्ञप्तियों,
विज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्रों, सूचनाओं, निविदा, प्रारूप आदि रूप कुछ निश्चित प्रकार से कागजातों को फिर अंग्रेजी और हिंदी विद्वानों के रूप में प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई। राजभाषा अधिनियम 1976 में अगर हम देखते हैं तो राजभाषा के व्यवहार के बारे में सूचना व्यक्तियों और पदाधिकारियों द्वारा नियमों का अनुपालन करने के लिए बताया गया है। तो राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दिशाएं क्या है? तो हिंदी में कार्यान्वयन की जिम्मेदारी प्रमुखतः गृह मंत्रालय पर है और गृह मंत्रालय के में पहले राजभाषा के लिए अलग विभाग नहीं था, बल्कि गृह मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हिंदी सलाहकार इस कार्य को देखते थे और 1976 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और इसका प्रमुख राजभाषा सचिव राजभाषा विभाग भारत सरकार में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की व्यवस्था की देखरेख करता है। और हिंदी में कार्यान्वयन की व्यवस्था के संदर्भ में हम 3 प्रकार की समितियों का उल्लेख करेंगे जो इस तरह से है, जो देख-रेख कर रही है। एक तो केंद्रीय हिंदी समिति, ये राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ा अभिकरण है। इसका गठन जो है 1967 में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं और प्रमुख मंत्रालयों के मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के अतिरिक्त हिंदी के कुछ वरिष्ठ विद्वान इसके सदस्य होते हैं। यह समिति देश के हिंदी के कार्यान्वयन के संदर्भ में महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करती है और नीति निर्धारण करती है। और एक है हिंदी सलाहकार समिति और एक है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। तो हिंदी का प्रकार्यात्मक पक्ष या प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। भाषा समाज में संप्रेषण का माध्यम है। आधुनिक जीवन के कई क्षेत्रों में भाषा के माध्यम से संप्रेषण होता है, जैसे कार्यालय में, विज्ञान के क्षेत्र में, ये युग की मांग है। इन क्षेत्रों में भाषा के इस्तेमाल के लिए योजना बनाना, व्यवहार के लिए जो है भाषा को विकसित करना, व्यक्तियों में व्यवहार की योग्यता पैदा करना, ये प्रयोजन मूलक भाषा के आयाम हैं। और इस तरह प्रयोजन मूलक भाषा व्यवसाय से जुड़ती है, समाज की आवश्यकताओं से जुड़ती है। सामान्यतः साहित्यिक परक भाषा का अध्ययन व्यक्ति सापेक्ष है, व्यक्तिक अनुभूति के लिए है और प्रयोजन मूलक भाषा का सामाजिक प्रयोजनों से जुड़ा हुआ है, समाज सापेक्ष है। इसके लिए पूरे देश के संदर्भ में भाषा नियोजन करना पड़ता है। साहित्यिक भाषा का विकास प्रयासों से साहित्य की भाषा में हर विचलन जो संप्रेषित करे और समस्त पर्याय स्वीकार्य है, उन पर पाबंदी नहीं है। और प्रयोजन मूलक भाषा इसके विपरीत है। तो प्रयोजन मूलक भाषा के स्वरूप, शब्दावली तथा वाक्य रचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर प्रयोजन मूलक भाषा के शिक्षण की योजना होती है। तो प्रयोजन मूलक शिक्षण आधुनिक युग की देन है और प्रयुक्ति का भाषिक स्वरूप, प्रयुक्ति की जो है वाक्य संरचना का अपना स्वरूप होता है। नई रचना से अधिक प्रयोजनों के लिए किन्हीं पुरानी रचनाओं पर बल, पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग के साथ शाब्दिक सह प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। आवश्यकता अनुसार नए नए शब्दों, नए नए प्रयोग की सृष्टि होती है। भाषा की जो है मूल प्रकृति से संगीत, संगति, स्पष्टता आदि के संदर्भ में विकास किया जाना चाहिए। तो प्रयोजन मूलक भाषा के संदर्भ में भाषा प्रयोग के संदर्भ को पहचानना और उसके अनुरूप प्रशिक्षण आयोजन करना आवश्यक होगा। हर पेशे में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। किसी में एक कौशल, दूसरे में अन्य कई कौशल, तद अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए। पहले सामान्य भाषा पढ़ाने के बाद सभी लोगों को नियुक्ति के बाद प्रयोजन के पक्षों को प्रशिक्षित करना युक्तिसंगत नहीं है। शिक्षा पद्धति में ही प्रयोजन मूलक पक्ष कहीं जुड़ना चाहिए। फिर सेवारत व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की अन्य व्यवस्था होनी चाहिए। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि दिल्ली, इग्नू, हैदराबाद, पुणे आदि विश्वविद्यालयों में प्रयोजन मूलक पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। तो हिंदी की भूमिकाएं क्या है? हिंदी एक जन समुदाय की भाषा है।
हर जन समुदाय की भाषा के साथ कई भूमिकाएं जुड़ती है। वह सामान्य संप्रेषण के साथ साथ साहित्यिक भाषा बनती है, धर्म की भाषा बनती है। इन्हीं प्रकारों को हम भाषा की भूमिकाएं कहते हैं। इस संदर्भ में हिंदी की कुछ विशिष्ट भूमिकाएं हैं। देश की बहुसंख्यक तथा प्रमुख भाषा होने के नाते वह संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वाह करती है। इसी संपर्क की भूमिका के संदर्भ में उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस संपर्क को प्रशासन, शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार आदि क्षेत्रों में औपचारिक स्वीकृति देने पर वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा के संदर्भ में ही हम प्रयोजन मूलक हिंदी की जो है प्रमुख भूमिकाओं की चर्चा करेंगे और इन भूमिकाओं का जो है विकास क्रम देखेंगे। राजभाषा और राष्ट्रभाषा का संपर्क सूत्र क्या है? इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश को सांस्कृतिक और भाषिक स्तर पर जोड़ने का महत्वपूर्ण दायित्व संस्कृत भाषा पर था, जिसे उसने लगभग 3000 वर्षों तक निभाया। संस्कृत की बेटी कही जाने वाली मध्य देश की भाषा हिंदी ने आधुनिक युग में जो है यह दायित्व अपने ऊपर ले लिया। विरासत में मिला यह दायित्व हिंदी का ऐसा प्रयोजन परक कार्य है जो उस पर थोपा नहीं गया, जिसकी आवश्यकता सभी ने महसूस की है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले राजा राममोहन राय ने बंगाल में ये घोषणा की थी कि हिंदी में ही अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है। तब से लेकर आज तक देश के विभिन्न प्रांतों में अबाध गति से हिंदी की प्रांजल धारा जो है प्रवाहित हो रही है। किसी ने उसको चुनौती नहीं दी है। बंगाल में ब्रज बोली में जो है साहित्य लिखना प्रारंभ किया था, तो दक्षिण में स्वाति तिरुनाल ने ब्रज भाषा में कविता की रचना की। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बीच में अगर हिंदी की बात पर हम चर्चा करते हैं, तो हिंदी भारत की राजभाषा है, सामान्य जनसंपर्क की भाषा है, देश की एकता का सूत्र है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसकी क्या भूमिका है? क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? हमारे सामने जो तथ्य है उसे हम स्पष्ट करते हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि भारत के बाहर 10 देशों में ये बोली और समझी जाती है। ये 10 देश कौन कौन से हैं? मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना, टोबैगो, ट्रिनिडाद, नेपाल, पाकिस्तान, हॉलैंड, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर। हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। इनके अलावा विश्व के 3 प्रमुख देश में काफी संख्या में भारतीय मूल निवासी बसते हैं। ये कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा। इन देशों में भारतीय निवासी आपस में मिलते हैं, जो बहुत सांस्कृतिक स्तर पर बातचीत के लिए हिंदी को ही माध्यम अपनाते हैं। और शैक्षिक स्तर पर हिंदी भाषा के अध्ययन या अध्यापन की स्थिति इतनी संतोषप्रद है कि भारत के बाहर लगभग 160 विश्वविद्यालय या संस्थाएं हैं जिनमें हिंदी भाषा का अध्यापन की व्यवस्था है। और कुछ नाम जानना चाहेंगे कि एक है दक्षिण अमेरिका के क्यूबा का हवाना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, और दूसरा है मंगोलिया में उलन बात्र यूनिवर्सिटी। क्या आवश्यकता पड़ी कि फिनलैंड, पोलैंड आदि सुदूर देश में भी अपने यहाँ हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था करें? क्या ये प्रच्छन्न स्वीकृति नहीं है? भारत को समझने के लिए उसकी प्रमुख भाषा हिंदी को समझना आवश्यक है। वे अवश्य मानते हैं कि हिंदी के माध्यम से इस देश से जो है सांस्कृतिक संबंध जोड़े जा सकते हैं। इसी प्रकार मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम तथा अन्य देशों के प्रवासी भारतीय भी अपनी मूल संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इस भाषा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कई भारतीय के मन में ये प्रश्न उठता है कि हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है और इसके बोलने वालों की संख्या बड़ी है, फिर भी यह अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्यों नहीं बन पाई? उत्तर देने से पहले हम कुछ सवाल पर दृष्टि डालेंगे। कुछ विषम स्थिति हो गई। मॉरिशस आदि देश में जहाँ बहुसंख्यक प्रवासी भारतीय है, उच्च शिक्षा समुचित व्यवस्था नहीं है, इसीलिए उच्च स्तर पर हिंदी के अध्ययन अध्यापन की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए चाहते हुए भी वहाँ के लोग हिंदी साहित्य के सृजन में अधिक योगदान नहीं कर पाते। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत, सोमदत्त बखोरी, रामेश्वर ओरी, फिजी के कमला प्रसाद मिश्र कुछ प्रमुख लेखक हैं और उन्होंने काव्य भी लिखा है। कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लेखकों को छोड़कर यहाँ की साहित्य रचना का स्तर सामान्य है। जहाँ तक अमेरिका, कनाडा आदि उन्नत देश का सवाल है, तकनीकी विकास और संचार साधनों की उपलब्धि के कारण वहाँ के हिंदी के कार्यकर्ता अधिक सक्रिय हैं, अधिक अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाते हैं। तो मॉरिशस में
1976 में आयोजित जो है द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में तत्कालीन सूचना तथा प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा था कि विश्व में भारत की शक्ति और प्रतिष्ठा जिस गति से बढ़ेगी, उसी के साथ ही उसे अपनी भाषा के माध्यम से अपना व्यक्तित्व प्रकट करना भी उतना आवश्यक हो। हम भारतीय होने का गर्व करें तो हिंदी भाषा का मान भी अपने आप बढ़ेगा। इससे हिंदी स्वमेय अंतरराष्ट्रीय भाषा का रूप ग्रहण करेगी। तो हिंदी भाषा का विकास अगर हम देखते हैं, तो सामान्य भाषा का विकास जो है आदि का अर्थ देते हैं। पेड़ बढ़ता है तो उसे भी हम विकास कहते हैं। तो भाषा विकास का जो है निर्देश है। नीति से योजना बनती है जो विकास के प्रयत्न को सामने। भाषा नीति, भाषा नियोजन, फिर भाषा विकास होगा। विकास योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि बदलती परिस्थितियों में भाषा के विभिन्न प्रकार्य के संदर्भ में नई आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। भाषा विकास के अंतर्गत प्रमुख दो गतिविधि। आधुनिक प्रयोजन के लिए भाषा को तैयार करना आधुनिकीकरण कहलाता है। जैसे कंप्यूटर में फॉन्ट तैयार करना, ये आधुनिकीकरण का उदाहरण है। उसी प्रकार जो है अगर हम देखते हैं, भाषा का प्रयोजन विस्तार यथार्थ से जुड़ा हुआ है। समाज निश्चित योजना द्वारा विविध आवश्यक प्रयोगों का जो है विस्तार करती है। कोड विस्तार की इस प्रक्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है। तो इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित प्रयोगों का प्रारंभिक चयन समाज करता है। तो भाषा उन रूपों का उचित प्रयोग को यंत्र की सुविधा, सरलीकरण प्रक्रिया आदि कारणों से निश्चित रूप में अपनाती है। तो हिंदी का आधुनिकीकरण अगर हम देखते हैं, आधुनिकीकरण के दो प्रमुख क्षेत्र की अगर हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर राजभाषा सबसे पहले राजभाषा का क्षेत्र है। राजभाषा का प्रयोग प्रशासन विधि में हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी में प्रशासनिक साहित्य और विधि का साहित्य उपलब्ध हो, तभी हिंदी के माध्यम से सहजता और सुगमता से काम हो सकता है। अंग्रेजी में प्रशासनिक साहित्य और विधि साहित्य विपुल मात्रा में। शिक्षा की भाषा अगर हम देखते हैं, तो शिक्षा भाषा के आधुनिक प्रयोजनों के में जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य सारे प्रयोजनों की धुरी है। अगर शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं होगा, तो अन्य प्रयोजनों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों की तैयार करना संभव नहीं होगा। इसमें से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का स्थान और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आजीविका और प्रयोजन पूरक कार्य क्षेत्र जुड़ते हैं। हिंदी में उच्च शिक्षा का प्रवेश आधुनिक है, तो पुस्तकों के साथ आवश्यक है संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथों में कोश, विश्वकोश, ग्रंथ सूचियां, मानचित्र, वार्षिकी आदि को आप देख सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी और हिंदी में अगर हम देखते हैं, जीवन में यंत्रों का प्रयोग के साथ प्रौद्योगिकी जुड़ जाती है। पहले यंत्र युग था और प्रौद्योगिकी यंत्रों के निर्माण और संचालन का विषय होता है। आज हम कंप्यूटर के युग में हैं और अब भाषा ने प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है। और पिछली शताब्दी में मुद्रण, टंकन, फिल्मांकन, टेपांकन आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी भाषा के लिए सुविधाएं प्राप्त हुई और हिंदी में मुद्रण कला में जो है अभूतपूर्व विकास हुआ। हिंदी में 1950 के बाद से हर प्रकार के टंकण यंत्र बने और इलेक्ट्रॉनिक्स युग में पदार्पण करते ही जो है द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक्स टंकण यंत्र का भी निर्माण हुआ। उन दिनों पर दूर संचार के लिए टेलेक्स मशीन का आविष्कार हुआ। शीघ्र ही हिंदी में टेलेक्स द्वारा संदेश भेजना संभव हो गया। इस तरह प्रशासन, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भाषा के माध्यम से काम करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो मानकीकरण का सवाल अगर हम देखते हैं, तो आजकल हमें लोगों के मुंह से टेलीविजन के पर्दे पर और लेखन पे भी विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां सुनने को मिलती है कि चूंकि वह नहीं आया अतः मैं वापस आ गया, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था इसलिए मैं वापस आ गया, हालांकि उसने बुलाया था फिर भी हम शादी में नहीं जा पाए, मैंने इसलिए उसे बुलाया था ताकि मैं उससे बात कर सकूं। तो भाषा के संदर्भ में ये एक एक उदाहरण है जहाँ व्याकरण के सारे नियम टूटते दिखाई देते हैं। आधुनिक हिंदी में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनके संदर्भ में ये कहना कठिन हो जाता है कि क्या ये सही है या गलत है या क्या होना चाहिए क्या नहीं।
ये सत्य है कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा के बोलने वाले भाषा को रूप देते हैं। प्रयोग ही भाषा है। नियम मात्र अनुवर्ती होते हैं, लेकिन ऊपर के उदाहरणों में जिन वाक्यों का उल्लेख किया गया है, वे प्रयोग संबंधी अराजकता का संकेत करते हैं। कोई शायद इनकार नहीं करेगा कि ऐसी अराजकता की स्थिति में प्रयोगों को गति और दिशा देने का सामूहिक और संस्थागत प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमारे सामने उदाहरण है कि रूसी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी जैसे विकसित देशों की भाषाओं में ऐसे प्रयत्न हुए हैं कि भाषा के प्रयोगों को नियंत्रित करने में ये प्रयास सफल रहे। तो मानकीकरण की आवश्यकता क्या है? हिंदी सिर्फ एक प्रदेश की भाषा नहीं है। इस समय वो देश की राजभाषा है, पूरे देश की संपर्क भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की भाषा है। शैक्षिक व्यवस्था के कारण भारत के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लगभग 150 विदेशी विश्वविद्यालयों में भी इसके अध्ययन की व्यवस्था है, जहाँ करोड़ों छात्र पढ़ रहे हैं आज। और हमें उनके सीखने की सुविधा के लिए उनके सामने भाषा का मानक रूप प्रस्तुत करना होगा। और ये सवाल किया जाता है कि भाषा के लिए मानकीकरण आवश्यक है। भाषा तो परिवर्तनशील है, अतः उसमें वैकल्पिक प्रयोग आते रहते हैं। क्या भाषा को जकड़कर एक कृत्रिम सार्वत्रिक मान में बांधा जाना चाहिए? ये बात सही है कि भाषाभाषी काफी दूर तक भाषा की विसंगतियों और अनियमितताओं को बर्दाश्त कर सकते हैं। सारे विभेद बोध क्षमता के अंग बन जाते हैं। और जहां तक अभिव्यक्ति का सवाल है, हर व्यक्ति अपना मान स्थापित कर लेता है। तो क्या मानकीकरण भाषा का कृत्रिम नियंत्रण है? क्या भाषा के प्रयोग में विविधता स्वाभाविक नहीं है? क्या परिवर्तनशील भाषा की गति को नियंत्रित करना असफल प्रयास नहीं है? हिंदी भाषियों के लेखन को गौर से देखा जाए तो पाएंगे कि अ जैसा अक्षर भी हजारों प्रकार से लिखा जाता है। अक्षर छोटा हो या बड़ा, सीधा लिखा जाए या टेढ़ा, भाषाई इसे अ के रूप में ही पहचानता है। तो भाषा विकास हर आधुनिक युग का अनिवार्य शर्त है। प्रौद्योगिकी विकास का अभिन्न अंग है। जो भाषा सिर्फ जनसंपर्क और साहित्य सृजन तक सीमित हो, वो कुछ हद तक विकास से और समृद्ध विकास की प्रक्रिया से दूर रह सकती है। इस समय टंकण के क्षेत्र में भी कम से कम 3 विशिष्ट कुंजी पटल है। अंग्रेजी के कुंजी पटल में लगभग 100 वर्षों से इसी रूप विद्यमान है और प्रशिक्षित व्यक्ति को किसी जगह किसी भी यंत्र पर काम करने के लिए कठिनाई नहीं होती है। तो हिंदी में भी ये कठिनाई क्यों हो? तो मानकीकरण के स्तर भी जो है हिंदी के विकास के लिए मानकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हमें निश्चित करना होगा कि भाषा के किन स्तरों पर किस रूप में ये प्रक्रिया शुरू हो। उच्चारण, वर्णों की आकृति, वर्णमाला, वर्तनी, वाक्य संरचना और शब्दार्थ भाषिक स्तर पर ये प्रमुख तत्व है जिनमें मानकीकरण की आवश्यकता है। तो मानकीकरण की प्रक्रिया कैसी? मानकीकरण कौन करेगा? कार्यान्वयन क्या है? तो निर्णय ये सरकारी है, लेकिन सभी मुद्रकों और प्रकाशनों ने नई व्यवस्था का पालन शुरू कर दिया था। मात्र एक पत्रिका के संपादक श्री चो रामस्वामी ने सुझाव का विरोध किया। इसी तरह मलयालम में लिपि संबंधी संशोधन प्रस्तुत किए और तुरंत अनुपालन हो गया। कई विद्वान बैठते हैं, निर्देशालय बैठता है, उसके अनुसार जो है पूरी तरह से जो है मानकीकरण की व्यवस्था की जाती है। तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा एक प्रदेश की भाषा से धीरे धीरे अखिल भारतीय संपर्क की भाषा बनी। साथ ही प्रशासनिक कार्यों की पूर्ति के लिए राजभाषा का दर्जा मिला। जब कोई भाषा आधुनिक प्रयोजन के लिए राजभाषा जैसी भूमिका वहन करती है, तो ये भाषा का विकास हो जाता है। राजभाषा की भूमिका निर्वाह करने के लिए हिंदी का ज्ञान विज्ञान का साहित्य हो, चाहे कार्यालय प्रशासन के लिए प्रक्रिया साहित्य हो, उच्च स्तरीय अध्ययन हो के लिए विज्ञान के ग्रंथ चाहिए। और कोई भी भाषा जो है, अगर हम देखते हैं कि आज भाषा के विकास में हिंदी भाषा इतनी आगे बढ़ चुकी है कि प्रौद्योगिकी के युग में भी हिंदी में काम करने की स्थिति जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है। कोई भी भाषा
औपचारिक संदर्भों में बहुत विविधता लेकर नहीं चल सकती, उसमें एक रूपता, उपयोग की सफलता आदि गुण चाहिए, जिससे कि लोग आसानी से काम कर सकें। भाषा में साधन की इस प्रक्रिया को मानकीकरण कहते हैं। तो आज हमने मानकीकरण, भाषा, कौन-कौन से क्षेत्र है जहाँ मानकीकरण उपेक्षित है, ये सब की हमने चर्चा की। तो अब आगे की यूनिट में हम देखते हैं कि क्या है अंतिम यूनिट, देवनागरी लिपि का विकास। लिपि क्या है? भाषा में लिपि का क्या स्थान होता है? मानव सभ्यता की कुछ ही हजार साल पुरानी इसी दौरान भाषा का भी आविष्कार हुआ। भाषा प्रारंभ में मौखिक ही थी और लेखबद्ध रूप देने का प्रयत्न बाद में हुआ। चित्रांकन संभवतः लिपि के आविष्कार का ही बीज है। मानव ने वस्तुओं को प्रत्यक्षतः चित्रित किया होगा और चित्र को ही उस उच्चारित शब्द का लिखित रूप मान लिया गया होगा। अब आगे हम देखेंगे कि चित्रलिपि भी विश्व की लिपियों का एक प्रकार है। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि चित्रलेखन से लेखन की व्यवस्था के विकास की दिशा बता सके। पुराने मिस्र के कीलाक्षर लेखन में प्रयुक्त हुई जो है कई लिपि चिन्ह वास्तव में चित्र है। उदाहरण के लिए राजहंस का चित्रात्मक अंकन ही लिखित शब्द है। चीनी भाषा में सूरज की तस्वीर ही सूरज शब्द का संकेत चिन्ह है। बाद में आवश्यकता अनुसार इन शब्दों की रचना के लिए यादृच्छिक चिन्ह बनाए गए। ऐसी लेखन पद्धति जो है चित्रात्मक लेखन की संज्ञा दी जाती है। प्रसंग से यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि लेखन की पद्धति भाषा की रचना को प्रभावित कैसे करती है। चित्रलिपि में एक शब्द से निर्मित अन्य शब्दों की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे हम संस्कृत के भाव, स्वभाव, स्वाभाविक, अस्वाभाविक आदि संबंध शब्दों का निर्माण करते हैं, चीनी भाषा के शब्द रूप बदलते नहीं है। इसी कारण चीनी को पूर्णतः अश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। भाषाओं में लेखन की पद्धति का विकास इस रूप में किया जाता है कि उच्चारित भाषा का लेखन प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए भाषा के उच्चारण खंडों के लिए लेखन के चिन्हों की व्यवस्था की जाती है। इन लिपि चिन्हों को लिपि संकेत या वर्ण कहा जाता है। फलतः यह कह सकते हैं कि लेखन उच्चारित भाषा का स्थापन्न रूप है और परिणामतः लेखन उनमें वह गुण होना चाहिए कि वह उच्चारण प्रतिनिधित्व करे। चित्रलिपि में उच्चारण और लेखन का प्रत्यक्ष संबंध न होने के कारण अध्येताओं और प्रयोक्ताओं को बहुत कठिनाई होती है। जिस भाषा में उच्चारण और लेखन का सीधा अपवाद रहित संबंध होगा उसकी लिपि वैज्ञानिक कही जाएगी। इसी संदर्भ में हम देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहते हैं। तो लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? लिपि क्यों आवश्यक है? युगीन परिस्थितियां जो है लेखन को कैसे प्रभावित करती हैं? तो उच्चारित भाषा की दृष्टि जो है से भी सीमित है, अर्थात एक व्यक्ति से अधिक 50 या 100 लोगों को संबोधित कर सकता है। वैसे आधुनिक युग में तो संचार साधनों की उपलब्धता के कारण एक समय में हम करोड़ों लोगों को संबोधित कर सकते हैं। फिर भी स्थायित्व के कारण लेखन आवश्यक हो जाता है। लिपि विचार को स्थान की सीमा से मुक्त करती है। पुराने समय में लेखन के उन्नत साधनों के अभाव में लोग छाल, चर्म, भोजपत्र आदि पर लेखन करते हैं। लेकिन लेखन की कई प्रतियां बनाना कठिन था और इस कारण कम ही लोग लिखित साहित्य का अध्ययन कर पाते थे। कागज का इजाद और मुद्रण काल के विकास के कारण आज लिखित सामग्री दूर दूर तक करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इस तरह लेखन, मुद्रण आदि तकनीकी के विकास के कारण भाषा समय, स्थान और संख्या की सीमाओं से हो गई। लिपि के कारण ही वर्तमान युग में भाषा बोलने वाले समाज का पूर्ण विकास हो पाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लेखन के अभाव में भाषा के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो विश्व की प्रमुख लिपियां, लगभग विश्व में 20 लिपियां हैं और भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती है। तो ये प्रमुखतः दो प्रकार की है, चित्रात्मक लिपि तथा उच्चारण के लिए निर्मित ध्वनि चिन्ह पर आधारित प्रतीकात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि सिर्फ चीनी भाषा में और प्रतीकात्मक लिपि जो है वर्ण प्रधान है, जो ध्वन्यात्मक फोनेटिक यानी रोमन लिपि, अक्षरात्मक यानी देवनागरी लिपि, संश्लिष्ट यानी अरबी लिपि। तो चीनी भाषा की लिपि चित्रलिपि है।
और लिपि और उच्चारण के अलगाव के कारण ही इस लिपि को चीनी भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से अलग ढंग से उच्चारित किया जाता है। ये कह सकते हैं कि भाषाई दृष्टि से चीनी लिपि के कारण जो है जुड़ा है, उच्चारण नहीं है। तो ध्वन्यात्मक लिपि अंग्रेजी की रोमन लिपि जो है ध्वन्यात्मक लिपि कही जाती है, क्योंकि इसमें हर स्वर व्यंजन का अलग चिन्ह होता है। रोमन लिपि का प्रयोग लैटिन से ही शुरू होता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, रोमानी आदि रोमन में ही लिखी जाती है। आक्षरिक लिपि भारत तथा एशिया के देशों की लिपि जो है आक्षरिक है, क्योंकि स्वर और व्यंजन के संयोजन से मात्र युक्त अक्षर बनता है और कई जगह दो व्यंजन मिलकर नए अक्षर की सृष्टि करते हैं। भारत में लगभग वर्तमान 10 लिपियां हैं जो ब्राह्मी लिपि से उद्भूत हुई। एशिया में ब्रह्मदेश, थाईलैंड, वियतनाम आदि भाषाओं की अपनी लिपि है और इन लिपियों के निर्माण में इन भाषाओं ने संस्कृत से प्रेरणा प्राप्त की। जापानी ने संस्कृत से प्रेरणा लेकर अपनी लिपि पद्धति विकसित की है और हजारों चीनी अक्षर भी ग्रहण कर लिए। जापानी में हिंदी की तरह मूल स्वर या व्यंजन नहीं है, हर स्वर व्यंजन संयोग का अलग चिन्ह है। संश्लिष्ट लिपि अरबी भाषा की लिपि में स्वर व्यंजन के मूल वर्ण तो है ही, लेकिन शब्द के स्थान के आधार पर मूल स्वर का या व्यंजन का अंश मात्र रह जाता है। तो प्राचीन भारत की लिपियां अगर हम देखें, प्राचीन भारत में व्यवहित सिंधु घाटी की लिपि जो है आज सारे संसार के लिए रहस्य बनी हुई है। इस लिपि के नमूने हमें मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त शिलों से मिले हैं, क्योंकि प्राप्त सामग्री अत्यंत सीमित है और संदर्भ स्पष्ट नहीं है। आज तक हम इन शिलों में उत्कीर्ण पाठ का पठन नहीं कर पाए हैं। यद्यपि पिछली सदी में संसार भर के अनेकों विद्वानों ने प्रयास कर लिया है। कई संस्थाएं और विद्वान यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने इस लिपि का ज्ञान अर्जित कर लिया है। कोई इसको द्राविड़ तथा स्थानीय उत्पत्ति मानते हैं, कोई कहता है कि ये सुमेरी लिपि से निकली है, कोई इसे ब्राह्मी का पूर्व रूप मानते हैं। तो सीलों से प्राप्त चिन्हों में कुछ चित्र लिपि के नमूने लगते हैं और कुछ ध्वनि से लिपि चिन्ह लगते हैं। कुछ विद्वान इसे चित्रलिपि और अक्षर लिपि का प्रारंभिक मिला-जुला रूप मानते हैं। अभी तक यह लिपि जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ब्राह्मी, खरोष्टी, अंग, वंग, मगध, मांगल्य आदि कई लिपियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से ब्राह्मी और खरोष्टी के अतिरिक्त किसी भी लिपि का प्रमाण नहीं मिलता। खरोष्टी लिपि के प्राचीनतम नमूने हमें शिलालेख में मिलते हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी का माना जाता है। अशोक के शिलालेख तो बाद में नियमित रूप से हमें ब्राह्मी लिपि में जो है लिखे पाठ मिल रहे हैं। तो ब्राह्मी लिपि और देवनागरी का विकास कैसा होता है? ब्राह्मी शब्द की उत्पत्ति कई प्रकार से दी जाती है। ब्राह्मी के अस्तित्व में आने तक या साथ-साथ विश्व में 4 लिपि व्यवस्थाएं प्रतिष्ठित हो चुकी थी। चीनी, असीरिया और कीलाक्षर, यूनानी और शामी, जिसमें अरबी की वर्ण व्यवस्था बनी। इनमें चारों की प्रकृति ब्राह्मी इतनी भिन्न है कि प्रत्यक्ष स्रोत का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। ब्राह्मी के भारतीय उत्पत्ति के संदर्भ में 3 संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि सिंधु घाटी की लिपि से ब्राह्मी के उद्भव की बात तो सिद्ध हो सकती है जब सिंधु घाटी की लिपि पर रहस्य का पर्दा उठ जाए। दूसरी संभावना कि भारतीय मूल के किसी चित्रात्मक लिपि में इसका विकास, इसके लिए प्रमाणों का अभाव है। तीसरी संभावना ये कि आर्यों ने अन्य लिपि से प्रेरणा प्राप्त कर लिपि व्यवस्था का निर्माण किया हो। तो ब्राह्मी लिपि के नाम के संदर्भ में भी कई मत है। एक मत तो ये कि ब्रह्मा इसकी सृष्टि के कर्ता है। राजबली पांडे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के वेदों के लिए उपयोग में आने के कारण इसे ब्राह्मी कहा गया। लेकिन वेद हमारे सामने प्राचीन युग के लेखन में उपलब्ध ही नहीं थे उस टाइम तो। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा आविष्कार और प्रयोग की जाने के कारण ये ब्राह्मी कहलाई। तो ब्राह्मी की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें संस्कृत की वर्णमाला के सभी वर्ण मिलते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा के लेखन के लिए इसका प्रवर्तन किया गया हो, चाहे प्रेरणा स्रोत जो भी हो। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि हिब्रू, सामी तथा अरबी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें स्वर, व्यंजन और मात्राएं हैं, जिसमें भारत के अक्षरात्मक लिपियों की सूत्राधार बनी। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी के विकास क्रम को आप देख सकेंगे। ब्राह्मी लिपि में अंक के लिए जो है दशमलव पद्धति के अंक थे, और जो उन अंकों से देवनागरी के अंकों के विकास की आप तालिका को भी आप देख सकते हैं। तो ब्राह्मी लिपि से भारत की अन्य लिपियों का विकास हुआ है। बंगला, गुजराती, गुरुमुखी, ओडिया लिपियां प्रत्यक्ष ब्राह्मी लिपि की क्षेत्रीय रूप से विकसित हुई है। साथ ही गुप्त साम्राज्य के समय
गुप्त लिपि, उससे निकली परवर्ती कुटिल लिपि, कश्मीर की शारदा लिपि, पूर्व की कैथी लिपि आदि ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। और दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम अपनी अपनी लिपियां हैं। ये लिपियां भी ब्राह्मी की किसी दक्षिण शैली से ही विकसित हुई है। दक्षिण भाषाओं में मूलतः महाप्राण ध्वनियां, घोष ध्वनियां के अभाव के कारण संस्कृत भाषा के शब्दों को पाठों को लिखने की आवश्यकता हुई। कुछ अन्य बोलियां भी लिपियां या पुरानी लिपियां अधिक प्रचलित रही। देश के की अन्य कुछ भाषाएं देवनागरी में या रोमन में या क्षेत्रीय लिपि में लिखी जाती है। ये 9 लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं, जो है इनमें लिपियों के कई वर्ण समान हैं, लेखन की प्रवृत्ति एक जैसी है। विकास के क्रम में इन लिपियों में अंतर देख सकते हैं, जैसे बुक में दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और ओ आ ई अ आ ए ओ क ट न प र ल बोलकर दिया गया है कौन सी भाषा में कैसा लिखा जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत की आर्य और द्राविड़ भाषाओं में वर्ण, वर्णमाला, उच्चारण, शब्द संरचना आदि की दृष्टि से मूलभूत एकता है, जो परस्पर आदान प्रदान द्वारा स्थापित हुई है। इसी कारण एमनो नामक प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी भाषा को एक समन्वित भाषा क्षेत्र कहते हैं। भाषाओं में भी वर्ण साम्य सिर्फ स्वर व्यंजनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मात्राओं के लेखन में भी समानता देखी जा सकती है। भारत में उर्दू को छोड़कर कुल 9 प्रमुख लिपियां हैं, और देवनागरी लिपि का प्रयोग संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाओं में होता है। और बंगला लिपि का उपयोग कुछ परिवर्तनों के साथ जो है असमिया, मणिपुरी के लिए होता है। वैसे आजकल मणिपुरी भाषा की अपनी पुरानी लिपि मैथिली को जो है पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देवनागरी लिपि अगर हम देखते हैं तो ब्राह्मी लिपि से जो संस्कृत भाषा के लेखन के लिए जो है सदियों तक व्यवहार में आती रही है। बाद में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी संस्कृत भाषा की प्रमुख लिपि बनी, भले अन्य लिपियों में भी संस्कृत का लेखन होता है। तमिलनाडु में संस्कृत के लेखन के लिए तमिल और मलयालम के वर्णों के योग से ग्रंथ लिपि का प्रचलन हुआ। देवनागरी नामकरण संबंधी प्रमुख मत जो है निम्नलिखित है। बौद्ध ग्रंथ जो है ललित विस्तार से उल्लेखित जो है 64 लिपियों में से नागरी लिपि के आधार पर इसका नाम है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, इसलिए इसका नागरी लिपि हुआ। नगरों में विकास होने के कारण यह देवनागरी कहलाई। देवनागरी काशी में प्रचार प्रसार होने के बाद ये नाम पड़ा। दक्षिण के विजयनगर राजाओं ने दान पत्रों में इसे नंदी नागरी नाम दिया गया था, इसी से देवनागरी नाम का विकास हुआ। तांत्रिक उपासना पद्धति में देवनगरम नामक ग्रंथों के बीच अंकित सांकेतिक चिन्हों से देवनागरी लिपि का विकास होने के कारण इसका नाम देवनागरी हुआ। प्राचीन काल में देव रूप से संबंधित राजाओं द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। मध्य युग की नागर स्थापत्य शैली व समानता के कारण इसका नाम पड़ा। इसमें देववाणी संस्कृत का लेखक होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। तो इस तरह से देवनागरी नाम के पीछे जो है कई तर्क दिए गए हैं अपने अपने ढंग से। तो पूरे भारत की भाषाओं के लिए देवनागरी को सामान्यतः लिपि यानी अखिल भारतीय लिपि बनाने के पक्ष में कुछ विद्वान राय देते हैं, लेकिन बंगला, तमिल आदि सुमन्नत भाषाओं की अपनी लिपि होने के कारण ये विचारकारी रूप से परिणत नहीं हो सकेगा। हाँ, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने यह अनुभव किया है कि देवनागरी लिपि में अन्य भाषाओं के लिए व्यवस्था की जाती है और मानक देवनागरी स्थिति की कुछ समस्याएं भी है। भारत के संविधान में घोषणा कर दी गई कि देवनागरी में लिखी गई हिंदी भाषा संघ की राजभाषा होगी। इसके साथ हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ा, परंतु टंकण, मुद्रण, कंप्यूटर के प्रयोग आदि विभिन्न नए क्षेत्रों में इस भाषा के प्रयोग का विस्तार हुआ और यह अनुभव किया गया कि सहज रूप से काम करने के लिए इसमें आवश्यकता, संशोधन, परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। इसीलिए तो हम लिपि का मानकीकरण करवाना चाहते हैं। तो लिपि सुधार के लिए भी कई आंदोलन किए गए हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी को हिंदी के संदर्भ में वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, क्योंकि लेखन और उच्चारण में बहुत तालमेल हो। इस वैज्ञानिकता के बावजूद वर्णाकृति, त्रुटि, वर्णक्रम आदि समस्याएं सामने आती है, तो इनके निवारण के लिए जो है प्रयास किए जाते हैं। 1950 में राजभाषा घोषित किए जाने से पहले कई विद्वानों ने ऐसी समस्याओं के संदर्भ में देवनागरी में सुधार के प्रयास किए हैं।
हम यहाँ कुछ जो है प्रमुख सुधार के प्रयत्न की चर्चा करते हैं। जैसे काका कालेलकर समिति ने तो महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसे महात्मा गांधी और विनोबा भावे का भी समर्थन प्राप्त है कि एक स्वर में अ, आ, ए, ई, उ जैसे की 12 खड़ी का उपयोग किया जाए। तो गुजराती की तरह देवनागरी को भी बिना सिरारेखा के लिखा जाए, जैसे भारत में हाँ, बिना सिरोरेखा के लिखो। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी प्रयाग ने भी 1941 में लिपि सुधार की समिति बनाई, जिसमें कुछ सुझाव थे कि मात्राओं में रेफ और अनुस्वार को ऊपर न लिखकर अथवा लिखा जाए, और इनका वर्ण क्रम जो है स्पष्ट हो, जैसे क, ल, क, स, ध, म और ई की मात्रा के बाद में किया जाए, किया और शील जैसे बाद में किया जाए। हाँ, ई की मात्रा को बाद में किया जाए और ऊ की 12 खड़ी अपनाई जाए। संयुक्त व्यंजनों में र को पूरा लिखा जाए। हाँ, सिरोरेखा का लेखन वैकल्पिक हो। भ और भ का जो है भ्रम पैदा करते हैं, अतः इन्हें ऊपर से शुरू किया जाए लिखना। तो आचार्य नरेंद्र देव समिति ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयत्न से 1947 में बनी थी। धीरेन्द्र वर्मा, देव शास्त्री आदि सदस्य थे। उनकी सिफारिशें थी कि क्ष, त्र, स्र, ध आदि संयुक्त वर्णों को निकाल देना चाहिए। ई के लिए पश्चिगामी भिन्न मात्रा जैसी टी ऐसा लिखना चाहिए, और भ ध और भ का भी रूप। नागरी प्रचारिणी सभा का अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार के सुझाव दिए। ई की मात्रा और क्ष, त्र, स्र जैसे संयुक्ताक्षर को अलग कर दिया जाए। मानक वर्णों की सिफारिश ख, ध, भ, छ आदि। तो मानक हिंदी वर्णमाला में अगर देखते हैं तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1967 में परिवर्धित जो है देवनागरी नामक प्रकाशन में मानक हिंदी वर्णमाला और वर्तनी को अंतिम रूप दिया। निर्देशालय के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के हिंदी में लेखन के लिए नए चिन्ह सुझाए गए। निर्देशालय के इस प्रकाशन को हमने इस पाठ्यक्रम के आलेख संग्रह विवेचना में सम्मिलित किया है। तो आधुनिक युग में भाषा की लिपि के युग में परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार मानकीकरण के जो है उपाय करने होते हैं। यहाँ हम अच्छी लिपि के गुणों के संदर्भ में मानकीकरण के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा करेंगे। तो एक रूपता, एक ही वर्ण को कई ढंग से लिखा जाए तो पाठकों, मूर्धकों, मुद्रकों और अध्येताओं की कठिनाई हो सकती है। निर्देशालय ने परिवर्तित देवनागरी में अ, क्ष, ण आदि को मानक घोषित किया और आदि वर्णों के लेखन को नकारा है। सरलीकरण यानी निर्देशालय ने ल के स्थान पर ल की सिफारिश की है, क्योंकि इसमें ल, 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 ल आदि संस्कृत अक्षरों का निर्माण सरलता से हो सकता है। वैज्ञानिकता होनी चाहिए, सार्वभौमिकता होनी चाहिए। मानकीकरण की प्रक्रिया हमने पहले चर्चा कर चुकी है। तो लिपि की वैज्ञानिकता का प्रश्न अगर हम कहते हैं, प्राय कहा जाता है कि देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है और इसमें उच्चारण और लेखन का तालमेल है। और ये बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि देवनागरी लिपि के वैज्ञानिक होने की बात अपने में सार्थक नहीं है जब तक हिंदी की लिपि या संस्कृत की लिपि आदि की बात न की जाए। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम संस्कृत और हिंदी भाषा में लेखन और उच्चारण की तुलना करना चाहेंगे, क्योंकि निम्नलिखित स्थिति में मैं कुछ स्थिति बता रहा हूँ। जैसे आप देखते हैं कि य वाई ए अह य, और संशय में भी ऐसे वाई ए य संशय। जैसे आशा में ए ऐसे, भाषा में बी एच ए ऐसे, दोनों का सौ सौ अलग है। तो जो है हम देखते हैं कि लिपियां भाषाओं की स्थिरता देने और संस्कृति को आगे बढ़ाने का साधन। लिपि के कारण ही शिक्षा विज्ञान आदि का विकास संभव हो पाता है। लिपि जो है भाषा के उच्चारित रूप का प्रतीक है। हम मौखिक भाषा को ही जो है लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस तरह लिपि भाषा की प्रतिनिधि है। विश्व के लगभग जो है
20 लिपियां हैं, जिनमें से 10 भारत में ही हैं। बीस लिपियों में से 10 तो भारत में ही हैं, और रोमन लिपि में जो है अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भाषाएं लिखी जाती हैं, और अरबी लिपि में तो अरबी, फारसी, उर्दू आदि कई भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी में जो है संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। तो भारत में तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, ओडिया, बंगला आदि भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। ये सारी लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें प्रारंभ में संस्कृत भाषा लिखी जाती थी। सामान्य स्रोत से उत्पन्न इन लिपियों के कारण इन भाषाओं में वर्ण के आकार, वर्णमाला, क्रम, उच्चारण आदि बातों में गहरा साम्य मिलता है। तो लिपि का जो है भारत भाषा में अप्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि हम उच्चारण की हर विशेषता को लिपि में नहीं दिखा सकते। कुछ भाषाओं में जैसे वर्ण उच्चारण सामंजस्य कम होता है, कुछ भाषाओं में यह सामंजस्य अधिक है। हिंदी भाषा में संस्कृत की परंपरा के कारण वर्ण उच्चारण सामंजस्य काफी है, इसलिए देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। लिपि में जो है युग के अनुसार परिवर्तन, संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसे मानकीकरण करते हैं। आधुनिक युग के में जो है कंप्यूटर के प्रयोग की स्थिति में मानक लिपि की आवश्यकता है, जिससे प्रकाशन, शब्दकोश निर्माण, कंप्यूटर द्वारा वाचन आदि कार्यक्रम बन सके। तो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। हमारा जो है MHD 4 का जो है ये पाठ्यक्रम आज समाप्त हुआ। आपने 1 तारीख से लेकर आज 11 तारीख तक जो है धैर्य के साथ जो है सभी ने कक्षा की, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस MHD 6 का प्रश्न आएगा 100 अंक का, 3 घंटे की समय अवधि रहती है, तो 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। 20-20 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन। अगर 10 मार्क वाले होंगे कोई एक नंबर में, तो वो सब क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन जो तो कीजिए बोलकर कहेगा। तो एक तो साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। जो भी मैंने पाठ्यक्रम पढ़ाया ना, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो काल विभाजन नामकरण हो या फिर समय सीमा या समस्या या प्रवृत्ति। नामकरण और समस्या से आएगा। उसके साथ और एक क्वेश्चन आएगा जो 4 काल है उनकी पृष्ठभूमि पर। फिर जो है काल से संबंधित ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 3-4 क्वेश्चंस आएंगे। भक्ति काल, रीति काल, उनकी प्रवृत्तियां आ सकती है, उनकी जो है परिस्थितियां आ सकती है, विशेषताएं, कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल तीनों से क्वेश्चन आ सकता है। और आधुनिक काल में जो है वो फिर अलग अलग बढ़ गए। आधुनिक हिंदी साहित्य, चाहे वो द्विवेदी युग से संबंधित आए, चाहे भारतेंदु युग से आए, प्रयोगवाद से आए, प्रगतिवाद से आए, नई कहानी, हिंदी कहानी की विकास यात्रा आ सकता है, हिंदी उपन्यास का विकास यात्रा आ सकता है, नाटक का विकास यात्रा आ सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा, हिंदी भाषा की विकास यात्रा का परिचय, उसकी बोलियां, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो प्रत्येक यूनिट को आपको ध्यान से पढ़ना है। ज्यादातर जो है आपको ध्यान देना है तो हिंदी साहित्य के इतिहास में, काल विभाजन में, विभिन्न कालों में, और आधुनिक काल की जो है प्रवृत्तियां, विशेषताएं, जो है इस तरह से जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से आज जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद ममता अवस्थी जी। आप लोग जो है जितने भी स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं, ये तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग भी जुड़े हुए थे। सीमा कुमारी जी, रूपाली स्वाई, शुभश्री नायक, ममता अवस्थी, शर्मिला साहू, सुकांति बेहरा, आप लोगों ने जो है पूरी कक्षा में सहयोग दिया मेरा। और एक स्टूडेंट अंकिता पटेल भी दिखाते हैं, एब्सेंट रह गई हैं। तो आप लोगों
आपने जो है पूरा तरह से जो है कक्षा को धैर्य के साथ सुना। इसी बीच कुछ त्रुटि होती है तो ध्यान दिलाइएगा, और आप इस तरह से आने वाले परीक्षा में बैठेंगे तो आप किसी न किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, मैं यही कामना करता हूँ। थैंक यू सर। आपको जो है अच्छे सर, मार्क। हाँ जी, बोलिए सर एक ममता। क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ जी, पूछिए मैम। जी सर, मेरा जो ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर वो ये चल रहा है, तो हाँ, मैंने बात किया था तो सर ने बोला था कि वो जो असाइनमेंट है सेकेंड ईयर का, हाँ, हाँ, तो हमने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो क्या वो हाँ। जो है असाइनमेंट मुझे जमा करना होगा लिख के? असाइनमेंट आपने एग्ज़ाम कब देना है आपको? ये फर्स्ट ईयर का तो सर दिसंबर में देना है, इसका उसका तो मेरा जमा हो गया था क्योंकि मेरा 2 बार छूट गया है पेपर, मैं नहीं दे पाई थी। तो ये सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन सर बोले भी करवा लीजिए, तो रजिस्ट्रेशन करवा तो लिया मैंने, लेकिन उसमें अब ये है कि अब वो असाइनमेंट आप जमा करिए सेकेंड ईयर का। आपने रजिस्ट्रेशन कराया है माने असाइनमेंट देंगी, क्योंकि हाँ। कोर्स आपका चालू हो गया है, तो वो नहीं सर। असाइनमेंट के मार्क देंगे तो वो मार्क जो है आपका असाइनमेंट का मार्क ऐड होगा, और अच्छा। फिर आप फिर एग्ज़ाम में कभी भी बैठे। नहीं सर, लेकिन इधर पढ़ाई मेरी चल रही है फर्स्ट ईयर की, और मैंने उधर मेरा उधर मुझे असाइनमेंट पूरे 7 असाइनमेंट है सेकेंड ईयर में सर। हाँ, तो फिर आप बात करके देखिए आपका स्टडी सेंटर कौन-सा है? ये है यहाँ पे पावर हाउस पे, बिजली पासी किला। राउरकेला? बिजली पासी किला, ये पावर हाउस। हाँ, हाँ, तो आप जो है आप सीधे जो है कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए। अच्छा अच्छा, ओके कोऑर्डिनेटर सर। सर से बात कीजिए कि सर जी। ये समस्या है, असाइनमेंट बाद में देने से भी चलता है, ऐसा नहीं कि अभी देना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, ऐसा हो सकता है सर। हाँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनके कहने के अनुसार ही जो है आप जो है वही बता सकेंगे, क्योंकि स्टडी सेंटर में जमा करना पड़ता है असाइनमेंट तो। तो हाँ स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर होंगे ना, वो जो सलाह देंगे आपको उनकी सलाह माननी होगी। अगर वो कहते हैं हाँ जमा करने के लिए, तो हाँ आप हाँ। जो है उनसे समय माँगिए, परीक्षा के बाद जमा करूँगी ऐसा बोलकर भी आप बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ सर, सर ऐसा हो जाए तो अच्छा, बात करेंगे हाँ, क्योंकि कई तो। बार तो बच्चे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद भी जो है असाइनमेंट का रिज़ल्ट नहीं आता है, देखिएगा शो करता है मार्कशीट में असाइनमेंट का रिज़ल्ट शो नहीं करता है, किस लिए? क्योंकि इधर से मार्क चढ़ा हुआ नहीं रहता है। स्टडी हाँ सेंटर से जाता नहीं है कई बार मार्क, तो आप उनसे बात कर देखिए, ज़रूर ही नहीं कोई सर, समस्या का मेरा समाधान फर्स्ट ईयर का निकलेगा। तो मैंने बहुत अच्छे टाइम पे जमा कर दिया था उसका तो उसके बाद हाँ, मेरा पेपर मैं दे ही नहीं पाई। और उसके बाद सर से बात हुई तो उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन तो करवा लीजिए, तो मुझे नहीं पता था रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो मुझे असाइनमेंट जमा करना होगा। नहीं, 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बात कीजिए अच्छा। उनसे, वो ठीक सर, आपको ठीक, थैंक यू। समझाएँगे। हाँ, ममता जी, थैंक यू। वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कीजिए, तो आप उसपे किस तरह से अच्छे से मार्क लाएँगी। फिर से जी जो है सर, दोबारा थैंक यू लिख के दे सर। देना, क्या होगा असाइनमेंट। एग्ज़ाम तो देने का तो यहाँ पर अवसर बहुत है, आप अगर किसी तरह से एग्ज़ाम में कम भी मार्क आ गया, किसी तरह से क्वालीफाई भी नहीं हुआ, तो आप उसको दोबारा ज़्यादा मार्क ला सकती हैं। वो मार्कशीट हाँ। में डिस्प्ले नहीं करेगा कि आप फेल हो गई थी ये बोल के, अच्छा अच्छा। ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद ममता जी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में थैंक हम यू चर्चा सर। करेंगे। फिर कब मिलेंगे देखते हैं, फिर अगले मंथ से मेरी क्लास शुरू होगी, एमएसडी 16 की शायद। तो आपको जो है सूचना दे दी जाएगी मेल के माध्यम से, कुछ ग्रुप होगा तो उसके माध्यम से। तो आज की कक्षा को जो है मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, फिर अब मीटिंग जो है ऑफ करें, या और कुछ जी सवाल है सर, किसी का? थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। रखता हूँ। रूपाली जी, आप अपना नंबर दे दीजिए ना। हाँ, मैंने तो मैसेज बॉक्स में डाला है। आज डाले हो? हाँ हाँ। एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ।
जी नहीं आया हुआ है। नहीं आया है। नहीं। अच्छा, मैं दोबारा दे देती हूँ। अभी गया? जी एक सेकंड में देख लेती हूँ। थैंक यू। वेलकम।